हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आप लोगों ने नीट का एग्जाम दिया होगा। आई होप आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा और अच्छे से एग्जाम आप लोगों ने दिया होगा। तो आज हम नीट में फिजिक्स का जो सेक्शन है उसी को डिस्कस करने वाले हैं, 2023 का जो पेपर है। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि अ बुलेट is fired from a gun at the speed of the 280 meter per second in the direction 30 meter above the horizontal. The maximum height attained by the bullet is। तो हाइट अपन को फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है वो अपन को देखना पड़ेगा। सो यहाँ पर एक बार मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो रेड पेन यूज करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके। तो अभी देखिए यहाँ पर यू स्क्वायर कितना दे रखा है, 280 मीटर पर सेकंड दे रखा है। तो अभी अपन ये सारी वैल्यूज यहाँ पर लिख देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 280 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना है 30 डिग्री। तो साइन 30 हाफ होता है। तो हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। और जी कितना दे रखा है 10 दे रखा है 9.8 अप्रोक्सीमेटली 10 मान सकते हैं, क्योंकि देखिए गैप कितना बड़ा है आंसर के अंदर। तो इतना बड़ा गैप है तो अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हो। तो यहाँ आ सकता है 20। ठीक है, 20 आ जाएगा क्योंकि जी 10 है और ये 2 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 280 का स्क्वायर। तो 280 को दो बार लिख देते हैं, 280 इंटू 280। और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 20। और 1/2 का स्क्वायर होता है 4। तो यहाँ पर लिख देंगे 4। तो देखो 4 का डिवाइड 28 में कितनी बार जाता है 7 टाइम। और 0 से 0 कैंसिल। और 2 का आ जाएगा 14। 14 7 का कितना होता है, 14 5 से होता है 70। 84 और 98। तो 98। तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 1000 मीटर कह रहा हूँ। ओके। तो 1000 मीटर आपकी मैक्सिमम हाइट तक ये जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। वेट मैं माउस सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। हम्म, चलिए एक सेकेंड, ये नेक्स्ट ऐसे जाएगा नहीं मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद द स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड इज। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v एवरेज। जो अपन स्पीड फाइंड आउट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। लेट से टोटल डिस्टेंस कितनी x है, ठीक है। और उसके अंदर टोटल टाइम का डिवाइड लग जाएगा t1 प्लस t2। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। अभी अपन को t1 और t2 फाइंड आउट करना है। तो हाफ डिस्टेंस कितने में ट्रेवल कर रहा है, स्पीड v से। तो t1 कितना हो जाएगा, हाफ डिस्टेंस मतलब x/2 कितने में ट्रेवल कर रहा है v से। और t2 कितना हो जाएगा, बाकी का हाफ कितने से कर रहा है 2v से। तो ये t1 और t2 आ जाएगा। बस ये वैल्यू जो आई है आपके पास t1 और t2 की, इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस दैट्स ऑल। x और यहाँ पे क्या आ जाएगा x/2 अपॉन v और प्लस x/2 अपॉन 2v। अब ये तो कोई बच्चा भी सॉल्व कर सकता है, इसमें कुछ है नहीं। x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, v भी ऊपर चला जाएगा। तो v एवरेज कितना आ जाएगा, v भी ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 2 भी ऊपर चला जाएगा तो 2v। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा। और नीचे बचेगा क्या, 1 प्लस हाफ बचेगा। ये कितना होता है 3/2। तो इसको अपन डायरेक्टली लिख देते हैं 3/2 एक बार के लिए। चलो नेक्स्ट पेज यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। तो 2v यहाँ पर आ जाएगा 3/2। तो 2 ऊपर जाएगा तो 4v/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 4v/3। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4v/3। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए द वेंटूरी मीटर वर्क्स ऑन। तो अपन को पता है ये बर्नौली के प्रिंसिपल पे काम करता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर जी में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है। तो आपको बताना है कि आर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना है, लेट मी सेलेक्ट द पेन। ओके। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, यहाँ पर ग्राउंड है, यहाँ पर क्या है ग्राउंड है मतलब 0 वोल्ट है। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट। कितना है 10 वोल्ट। अब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब कोई करंट नहीं वेरी, तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। तो ये 2 वोल्ट कहाँ आएगा, ये वाला 2 वोल्ट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब मुझे बताइए कि 400 ओम के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कितना है, तो 8 ओम का है। करंट क्या होती है, अगर आप इसको करंट आई निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, करंट आई इजिकल टू क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज ड्रॉप कितना है 10 - 2।
और अपन रेजिस्टेंस कितना है 400, कितना आ जाएगा? तो 8/400 कितना आएगा? 20 मिली एम्पेयर। 20 आएगा ना, 8/400 20 मिली एम्पेयर आ जाएगा। ठीक है, 20 मिली एम्पेयर हमारे पास करंट आ जाएगी। उसके बाद में हमें करना क्या है कि 20 मिली एम्पेयर करंट गैल्वेनोमीटर से जा नहीं सकती, तो वो कहां से जाएगी? इसी से होके जाएगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन आ ही नहीं रहा। अब देखिए, ये 2 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है। ये कितनी है? 0 वोल्ट। यहाँ पर 2 है, इस पे 0 है, तो इस रेजिस्टेंस पे टोटल ड्रॉप कितना है? 2 वोल्ट का, क्योंकि ये नीचे 0 ऊपर 2 है। तो अब इस रेजिस्टेंस में हम जानते हैं करंट हमें पता है 20 मिली, और वोल्टेज हमें पता है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट, क्योंकि दोनों पैरेलल में, दोनों पैरेलल में है, तो 2 वोल्ट अपॉन करंट कितना है? 20 मिली एम्पियर। कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस का वैल्यू? मिली ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1000, और नीचे 20 का डिवाइड लग जाएगा, तो 20 से 20 घटा 100 बच जाएगा। तो आर कितना आ जाएगा? 100 ओम आर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, कितने सिंपल क्वेश्चन आए हैं इस बार। इस बार का पेपर सबसे ज्यादा इजी लग रहा है मुझे। फिर 5th नंबर क्वेश्चन है, फॉर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है कि अगर एक स्क्रीन को आप मूव करो फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स, एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज रिमेन कांस्टेंट। एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टी, यही होता है। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है, इसमें आप नोटिस कीजिए कि कहीं पर स्क्रीन मूव करें, स्क्रीन मूव की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? कैपिटल डी। तो यहाँ कैपिटल डी तो आ ही नहीं रहा फॉर्मूले में, तो क्या रहेगी? फ्रिंज विड्थ क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो ये सही है, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि फ्रिंज विड्थ जो है उस पे ये थीटा जो है वो डिपेंड करता है इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे, लेकिन कैपिटल डी पे डिपेंड ही नहीं करता। तो अगर स्क्रीन को आप थोड़ा आगे पीछे भी ले जाओगे तो एंगुलर सेपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड क्या है? इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ। तो अब देखो, एंगुलर सेपरेशन लैम्बडा पे डिपेंड करता है, यस। थीटा क्या है? प्रोपोर्शनल है लैम्बडा के, थीटा लैम्बडा के प्रोपोर्शनल है। तो अगर लार्जर वेवलेंथ यूज करोगे तो थीटा भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो क्या है? एंगुलर सेपरेशन डिक्रीजेस। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। तो अगेन ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्लियर है? तो आप देख सकते हो कि कितने इजी इजी क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी है। क्या क्वेश्चन है? इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बार्मर सीरीज इज लैम्बडा, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज बतानी। अब बार्मर सीरीज क्या होती है कि कोई भी हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी लेवल से किस में आके गिरे? सेकंड लेवल में आके गिरे, उसको क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज। और ब्रैकेट सीरीज क्या होती है? किसी भी लेवल से आके फोर्थ में गिरे, तो उसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। तो अभी देखो, हम जानते हैं कि 1/लैम्बडा क्या होता है? फॉर्मूला इज इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट अपॉन 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो अभी देखो, बाल्मर सीरीज के लिए क्या है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब इंफिनिटी से आके गिरेगा, तो अपन के पास क्या हो जाएगा? 1/लैम्बडा इज इक्वल टू आर, और यहाँ 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। तो ये तो जीरो आ जाएगा 1/इंफिनिटी का, तो ये बन जाएगा लैम्बडा इज इक्वल टू, ये r/4 है ना, इसका उल्टा कर लो तो 4/r। ये किसके लिए लेके आ गए? बाल्मर सीरीज के लिए। इसको लैम्बडा बोल दो। लैम्बडा 2 क्या बोलोगे? इसी फॉर्मूले से आप ब्रैकेट सीरीज के लिए निकाल सकते हो। ब्रैकेट सीरीज वालों को लैम्बडा 2 बोल देंगे। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको 1/लैम्बडा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा r, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/n1 क्या है? 1/4। कितना आ जाएगा? 1/4 का स्क्वायर, और n2 कितना है? इंफिनिटी का स्क्वायर। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाल रहे हैं ना, इसलिए इंफिनिटी ले रहे हैं। तो लैम्बडा 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा r/16। 1/लैम्बडा r/16 हो जाएगा। उल्टा करेंगे तो हमें लैम्बडा क्या मिल जाएगा? लैम्बडा मिल जाएगा हमें 16/r। अब बस लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 का डिवाइड कर दो तो आपको रिलेशन मिल जाएगा। तो क्या पूछा है? रेशियो पूछा है ना। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछिए इन टर्म्स ऑफ पाल्मर सीरीज में। तो देखो, इसको क्या बोला है इन्होंने क्वेश्चन के अंदर? इसको बोला है लैम्बडा। बाल्मर सीरीज वाले को लैम्बडा बोला है। तो अपन 4/r को क्या दे देते? लैम्बडा नाम दे देते। इधर 16/r को क्या लिख सकते हैं? 16/r को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4/r इंटू 4। लेकिन ये जो 4/r है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इस 4/r को मैं लिख सकता हूँ लैम्बडा। तो लैम्बडा 2 कितना आ जाएगा मेरे पास?
लैम्बडा 2 मेरे पास आ जाएगा लैम्बडा, और ये 4 लैम्बडा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। कितना सिंपल है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों को बहुत इजीली ये समझ में आ रहा होगा क्या, कितना इजी पेपर था आज का। अब देखिए क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ टू पीएन जंक्शन डायोड, a center tape transformer, capacitor and load resistance. Which of the component remove the AC ripple from the rectifier output? तो आपको पता ही है कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वेव को दो हिस्सों में बांटता है। पीएन जंक्शन डायोड क्या करते हैं, नेगेटिव को भी पॉजिटिव पार्ट में बांटते हैं। लेकिन जो विच ऑफ द कंपोनेंट रिमूव द एसी रिपल फ्रॉम द सर्किट, तो एसी रिपल्स को कौन हटाता है? कैपेसिटर। कौन सा सर्किट हटाता है एसी रिपल को? कैपेसिटर। कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग करता है ना, तो उससे रिपल्स हट जाते हैं, ठीक है। एक तरह से फिल्टर की तरह काम करता है। तो ना ही लोड रेजिस्टेंस, ना ही पीएन जंक्शन डायोड, ना ही सेंटर ट्रांसफार्मर रिपल को दूर करने का काम करता है। ओनली कैपेसिटर जो होता है वो रिपल्स को हटाता है, बाकी ये तीनों रिपल्स को नहीं हटाते, ठीक है। डायोड क्या काम करते हैं, कोई सिग्नल ऐसा आ रहा है तो डायोड क्या करते हैं, दोनों डायोड मिलके उसको पॉजिटिव, स्टिल रिपल्स तो है ना, रिपल्स तो अभी भी है। तो इन रिपल्स को हटाने के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है, फिल्टर सर्किट, आरसी फिल्टर सर्किट यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सोप सॉल्यूशन इज नियरली। तो बताना है, फॉर्मूला हमें पता है। एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है हमारे पास टेंशन इंटू, मतलब बबल के अंदर जो टेंशन है ना, और इंटू 2 इंटू एरिया, 2 इंटू एरिया। ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप इजीली इसको कर पाओगे, ठीक है। देखिए अपन को करना क्या है, यहाँ पर टेंशन कितनी देर की है, 0.03, टू एरिया कितना देर का, 4 पाई r स्क्वायर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो टी और 2a, तो यहाँ पर 2 और एरिया कितना है 4 पाई r स्क्वायर। आर है यहाँ पर बबल की रेडियस हो जाएगी, तो बबल की रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो 4 पाई, और मीटर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻², और इसका स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आएगा अपन के अराउंड, 4 पाई होता है कितना हो जाएगा 12.56, 4 पाई होता है 12.56, और ये कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 10⁻⁻6 आ जाएगा, तो 10⁻⁻6, इसको मैं कर रहा हूँ 10⁻4, यहाँ से भी मैं ले रहा हूँ, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो उसी तरह से मैं ले रहा हूँ 10⁻⁻6। बाकी सबको आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ये सिंपली कैलकुलेशन है, इसमें क्या है कैलकुलेशन आप कर सकते हो, और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 और वहां से आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 12.56। तो बस इसको कैलकुलेट कर लेना, और कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। तो 24 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 4 24, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 24 144, 14 कैरी, और यहाँ आ जाएगा 120 और 13, और 48 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 51 और 61, 61 का 1 कैरी 1, 12, 12 और 24 इंटू 30, तो 300 144 आ जाएगा। अगर इस पूरे को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो अपन ये पॉइंट हटा देते हैं, मतलब पॉइंट जो है ना यहाँ पर लेके आ जाएंगे, और 2 जीरो इसमें से हटा देंगे, तो 3.01 इंटू 10⁻⁻4 जूल आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन भी आप फास्ट कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। आई होप आप नीट का एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये छोटी मोटी चीजें पता ही होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ gyration ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r about its own axis to the radius of gyration of the thin hollow sphere of the same mass and radius about its axis is। तो अभी रेडिएशन ऑफ gyration पूछा है, ठीक है, तो अपन को वो चीज कैलकुलेट करनी है, ओके। तो देखिए नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ gyration ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r about its own axis to the radius of gyration of the thin hollow sphere of same mass and radius about its axis is। तो हमें इसकी एक्सिस के अबाउट बताना है कि रेशियो क्या होगा। रेशियो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे, देखिए रेशियो बहुत सिंपल है। किसका करना है, सॉलिड स्फीयर का करना है टू द रेडियस ऑफ gyration ऑफ hollow sphere। तो रेडिएशन ऑफ gyration क्या होती है, के
के सॉलिड विथ रेस्पेक्ट टू हमें हॉलो स्फीयर करना है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होती है सॉलिड स्फीयर की? 2/5 आर स्क्वायर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सॉलिड और होलो का? सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। तो इस m को छोड़ दो तो बाकी क्या होता है 2/5 आर स्क्वायर जो होता है रेडियस ऑफ जायरेशन होती है। और ये क्या होगा 2/3 होलो का होगा एम आर स्क्वायर। और I को क्या लिखते हैं? I को लिखते हैं एम के स्क्वायर। तो अभी आप खुद ही फाइंड आउट कर सकते हो कि k क्या होगा। तो बस जो फैक्टर बचा है m को हटा दो, जो बाकी बचता है वो रेडियस ऑफ जायरेशन होती है। ठीक है, तो हमें रेडियस ऑफ जायरेशन का क्या करना है? रेशियो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। और यहाँ पर भी इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। रेडियस ऑफ जायरेशन है ना, तो रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m अबाउट इट ऑन एक्सिस टू द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द होलो स्फीयर। होलो स्फीयर की रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगी? 2/3 आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कट जाएगा ऊपर नीचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से 2 भी कट जाएगा, लेकिन ये आएगा 3/5 आएगा। तो के एस अपॉन के एच जो है वो अपन के पास आएगा कितना? 3/5। ये 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट में आएगा। तो ये आंसर मोस्ट प्रोबेबली मुझे थोड़ा रॉन्ग लग रहा है। 3/5 ये होना चाहिए, पर ये रूट में होना चाहिए। ये आंसर किस में होना चाहिए? रूट में। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है। लेट्स सी, वेट करते हैं आंसर की का कि क्या आंसर आता है। बाकी आंसर आएगा होलो स्क्वायर टू सॉलिड स्क्वायर टू होलो स्क्वायर की रेडियस ऑफ जायरेशन का आंसर आएगा √3/√5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आ, तो देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एन अपोनेंट। द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग इज। तो प्लेयर पे कितना फोर्स लगेगा? द फोर्स दैट एक्ट ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग इज। तो देखिए, अपन डायरेक्शन ले लेते हैं। यहाँ पर ये क्या होगी? ईस्ट होगी, ये होगी वेस्ट, और ये होगी नॉर्थ, और ये होगी साउथ। तो अपन को बताना फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड। साउथवर्ड फुटबॉल प्लेयर मूव कर रहा है एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड। सडनली किस तरफ मुड़ जाता है? ईस्टवर्ड। अगर कोई सडनली मुड़ना चाहता है तो कैसे मुड़ेगा? उसको ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, और उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा साउथ डायरेक्शन में। तो साउथ डायरेक्शन में तो लगेगा ब्रेक, और ईस्ट डायरेक्शन में क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। तो फोर्स लगाएगा किस में? ईस्ट डायरेक्शन में। और साउथ डायरेक्शन में ब्रेक लगाने का मतलब क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा नॉर्थ की तरफ, ताकि साउथ डायरेक्शन में जो भी उसका स्पीड था रुक जाए। ठीक है, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो और अगर आपको रुकना है तो आप क्या करते हो? ब्रेक लगाते हो, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ फोर्स किस डायरेक्शन लगाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन में, ताकि साउथ की वेलोसिटी सडनली रुक जाए। और ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, स्पीड को बढ़ाना है उस डायरेक्शन में, तो उसमें एक फोर्स लगेगा। तो ईस्ट में और नॉर्थ में फोर्स लगेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा? तो देखो, इसको थोड़ा वेक्टर डायग्राम में बना लेते हैं, क्योंकि टेल से टेल जुड़ती नहीं है। तो ये इधर ईस्ट में एक फोर्स है, और फिर हेड से टेल जोड़ देते हैं नॉर्थ में। तो रिजल्टेंट फोर्स किधर आएगा? ईस्ट नॉर्थ। तो अलोंग नॉर्थ ईस्ट की तरफ फोर्स आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप इस तरह से कह सकते हो। ठीक है, अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अलोंग नॉर्थ ईस्ट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट। 20 मिनट एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ दे रखी है। इन हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस ड्रॉप टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो अपन को ये बताना है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए, अपन को पता है एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है अपन के लैम्बडा एन। ठीक है, एक ये फॉर्मूला भी होता है, और एक ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। लैम्बडा क्या होता है? लैम्बडा अपन को पता है कि लैम्बडा होता है log 2 अपॉन टी टू द पावर हाफ, सॉरी टी हाफ, मतलब हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ यहाँ पर दे रखी है 20 मिनट, तो यहाँ पर हाफ लाइफ दे रखी है 20 मिनट। तो लैम्बडा कितना हो जाएगा? log 2 अपॉन 20 मिनट। 20 मिनट बस यहाँ पर पुट कर दो, और एक्टिविटी कितनी गिर जाती है? 1/16। तो एक्टिविटी कितनी रह जाएगी? 1/16 ऑफ ए नॉट। ए नॉट का 1/16 रह जाएगा। तो यहाँ पर भी ए नॉट, और कितने टाइम में रहेगा वो अपन को फाइंड आउट करना है। इन हाउ मच टाइम, तो टाइम फाइंड आउट करना है। यहाँ लैम्बडा की जगह अभी लैम्बडा रखने दो, बाद में ये रखेंगे। ठीक है, और टी की जगह टी रख दो। तो देखो, ए नॉट से ए नॉट गया। अब दोनों साइड लॉग लोगे तो यहाँ पर भी लॉग आ जाएगा, और एंटी लॉग हट जाएगा। और यहाँ पे लॉग लोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा लॉग
1/16, और इधर क्या आ जाएगा, लॉग से एंटी लॉग हट जाएगा तो लैम्डा टी। अब देखो मैं यहीं पर एक स्टेप और कर देता हूँ, जब भी कोई चीज नीचे होना लॉग के अंदर, तो इसको आप लॉग a/b क्या होता है, तो लॉग a माइनस लॉग b होता है, लेकिन लॉग a की जगह क्या है 1, और लॉग 1 कितना होता है 0, 0 होता है, तो लॉग b बचेगा माइनस लॉग b, तो ये माइनस लॉग 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस लॉग 16। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही कर देता हूँ, यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ, और यहाँ पर माइनस से क्या हो जाएगा लॉग 16, तो माइनस लॉग 16। ये क्यों किया, ताकि एक स्टेप बच गया अपन का। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये आ क्यों नहीं रहा है, ठीक है यहाँ पर आएगा क्या, ठीक है यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज मैं इरेज कर देता हूँ, ये चीज तो आप लोगों को अभी पता ही होगी। ठीक है, अभी देखिए लैम्बडा को मैं क्या रख देता हूँ, लैम्बडा को भी मैं चेंज कर देता हूँ, आ नहीं रहा है यहाँ पर इसको। ठीक है, लैम्बडा को यहाँ पर क्या लिख देते हैं, एक स्टेप और बढ़ा के लिख देते हैं। लैम्बडा कितना हमारे पास log 2/20 मिनट, तो माइनस साइन log 2, और यहाँ से अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो यहाँ लैम्बडा टी की जगह अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो log कितना है हमारे पास log 2, लैम्बडा की वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है, अपॉन 20, और यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ पर टी आ जाएगा। ठीक है, ये चीज हमारे पास है। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, और log 16 को क्या लिख सकते हैं 2⁴। इसको क्या लिख सकते हैं, log 16 को 2⁴ लिख सकते हैं। तो अपन ट्राई करते हैं इसको लिखने का, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2⁴। ठीक है, 2 यहाँ पर आ जाएगा 4, और 2⁴ कितना था 4, आगे आ जाता है लॉग में हमेशा, तो अपन इस 4 को क्या ले लेंगे आगे ले लेंगे, तो यहाँ पर 4 आगे आ जाएगा, 4 क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा 4। ठीक है, अब log 2 से log 2 कट गया, कितना बचा टी, 20 को इधर भेजेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टी, और टी कितना आ जाएगा, टी इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 20 मिनट कितना होता है, ये मिनट में दे रखा है, तो 80 मिनट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80 मिनट, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। क्या दे रखा है आपको, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखी है, और उसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ये दे रखा है। ठीक है, पूछा क्या गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है आपको उसका क्या बताना है, एम्पलीट्यूड बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हम जानते हैं क्या होता है, E/c। क्या होता है E/c। E कितना दे रखा है 48। ठीक है, C कितना होता है 3 × 10⁸। बस 3 से ये कितनी बार गया 16 बार गया, और ये ऊपर चला जाएगा 10⁸ ऊपर चला जाएगा, तो 16 इंटू 10⁻⁻8। अब देखो यहाँ पर पॉइंट लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.6, और ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻7, 10⁻⁻7। एक सेकेंड, 10⁻⁻8 ऊपर जाएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हाँ, तो 10⁻⁻7 टेस्ला। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को ध्यान से करना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं 10⁻⁻8 ऊपर ले गए, अभी वो पॉइंट हटा के एक और जोड़ देते हैं, तो वो ये लिख के आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान देना 10 से डिवाइड करना है, 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से एक पावर गिर जाएगी क्योंकि ये ऐड होगा इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर एक पावर है, इसको बंद कर देते हैं एक बार। ठीक है, चलो ये नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, 10⁻1 है। ठीक है, इसको यहीं पर रहने देते हैं, और 10⁻1 होके इसमें 10⁻⁻7 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 1.7। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर इज। तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कितनी होती है इंडक्टर के अंदर, अगर आप इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी देखो तो आप लिखते हो ½ Li²। क्या लिखते हो, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड कितनी, हाफ, एल कितना दे रखा है 4 माइक्रो हेनरी, 4 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, ए कितना है 2 एम्पेयर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दो, और ये 2 का स्क्वायर कितना है 4, 4 इंटू 2 8, 8 10⁻⁻6 को क्या लिखोगे माइक्रो, 10⁻⁻6 को माइक्रो, और यहाँ पर जूल, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 8 माइक्रो जूल ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या सीरीज एलसीआर सर्किट दे रखा है,
एल दे रखा है, सी दे रखा है, आर दे रखा है, फ्रीक्वेंसी बताना है। फ्रीक्वेंसी बताने में क्या ही दिक्कत है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो कोई बच्चा ही बता सकता है, 1/√LC, ये फ्रीक्वेंसी होती है रेजोनेंस में, ठीक है ना। रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी पूछी, द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर, तो ओमेगा अपन को फाइंड आउट करना है, तो बता देते हैं ओमेगा क्या होगा। वैसे बताना नहीं चाहिए, ये तो कोई बच्चा भी कैलकुलेट कर सकता है, इसमें क्या ही है, ठीक है। एल कितना दे रखा है, 10 मिली हेनरी, तो 10 मिली है तो 10 × 10⁻³ कैपेसिटेंस कितना है, 1 माइक्रोफेरेड, मतलब 10⁻⁻6, और इसके ऊपर आ जाएगा होल रूट। अब देखो ये 10⁻³ -3 और -6 कितना, -9, और ये +1 जुड़ जाएगा, 10⁻⁸ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/√, और 10⁻⁸, और -8 बार आएगा तो कितना होगा 10⁻⁴, कितना होगा 1/10⁻⁴, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁴। लेकिन ये किस में आया है, रेडियन पर सेकंड में, ठीक है। तो रेडियन पर सेकंड में आया, लेकिन इसमें कोई आंसर रेडियन में दे रखा है, कुछ आंसर किलो हर्ट्ज में दे रखा है, तो एक बार रेडियन वाला तो मैच नहीं कर रहा, लेकिन लेट्स इसको किलो हर्ट्ज में चेंज कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, ओमेगा क्या होता है 2πf होता है, तो एफ को क्या लिख सकता हूँ, ω/2π। तो आप देखो कि ये 10,000 है ना, 10⁴, तो 10,000 में अगर आप 2π का डिवाइड करोगे ना, तो आपको मिलेगा 1.59 किलो हर्ट्ज, किलो मतलब 10⁻3, तो ये आपको आंसर मिलेगा। तो आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। An AC source is connected to a capacitor C due to increase in its operating frequency. Displacement current decreases, capacitor reactance remain constant, capacitive reactance decreases, और चार ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन को एक बार पढ़ते ही आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्वेश्चन है क्या। तो क्या कह रहा है कि कैपेसिटर है, किससे जुड़ा हुआ है, एसी सोर्स से जुड़ा हुआ है। ड्यू टू डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब कि अगर जो है ड्यू टू डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, अगर इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी में गिरावट आ जाए तो क्या होगा। तो देखिए कैपेसिटर के लिए अपन क्या लिखते हैं, Q इजिकल टू क्या लिखते हैं CV, और मान लीजिए सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी अपन के पास V0 sin ω t है, लेट्स से, ठीक है। तो अपन के पास Q इक्वल टू CV आ गया, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर होती है, कंडक्शन करंट के बराबर होती है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, dQ/dt लिख सकते हैं, dQ/dt लिख सकते हैं। तो अपन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो C तो कांस्टेंट है, लेकिन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा dV/dt, मतलब ये सोर्स वोल्टेज, इसको आप सोर्स वोल्टेज भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा C V0, और साइन का डेरिवेटिव से ओमेगा बार आ जाएगा, और कॉस ω/t, ठीक है। अब देखो कैपेसिटर के अंदर जो कंडक्टिंग करंट या डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वो किसके प्रोपोर्शन होती है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा के प्रोपोर्शन होती है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट हो या आपके कंडक्टिंग करंट हो, कंडक्शन करंट हो, वो दोनों ही प्रोपोर्शनल होती है ओमेगा के। तो ओमेगा अगर बढ़ेगा या घटेगा तो उससे डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट भी घटेगी या बढ़ेगी। तो अब देखिए अगर इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि E डॉट डी एस ओवर अ सरफेस 0 है, तो हमको बताना है क्या होगा। अब ये कितना मतलब इजी क्वेश्चन है। ये किसको डिनोट करता है, फ्लक्स को। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या, तो वापस से स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। इफ E डॉट डी एस ओवर अ सरफेस इज 0 दे रखा है, तो आपको बताना है, चार ऑप्शन दे रखा है। अब देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन था, आपने भी पढ़ रखा होगा कि फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हो। E डॉट डी एस इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो, Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही आप फॉर्मूला लिखते हो, ठीक है। या Q एनक्लोज क्या दे रखा है, डायरेक्टली 0 दे रखा है, और फ्लक्स भी क्या दे रखा है, फ्लक्स भी 0 दे रखा है, मतलब ये चीज 0 है तो फ्लक्स भी 0 है। अगर फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ द फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लिविंग इट। तो जितनी एंटर करेगी उतनी लीव करेगी, तभी तो क्या है फ्लक्स 0 है, मतलब जितना एक सरफेस में फ्लक्स लाइन एंटर कर रही है उतनी बार जा रही है, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो क्लोज सरफेस का साइन इसीलिए दे रखा है, ठीक है। जैसे क्लोज सरफेस आप ऐसा ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है, चार्ज बाहर पड़ा है, और यहाँ पर आप कोई गाउसियन सरफेस लेते हो, तो इस चार्ज पार्टिकल से जितनी लाइन इसको एंटर करेगी उतनी लाइन क्या करेगी, इसको लीव भी तो करके जाएगी ना। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपली ऐसा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितना सिंपल है देखिए। The potential energy of a long spring when stretched by 2 centimeters is used if the spring is stretched by 8 centimeter.
पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी। तो अपन को फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। अब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला क्या होता है कि हाफ के एक्स स्क्वायर, सर सभी को पता है, ठीक है ना, मतलब 11th क्लास से आप पढ़ते आए हो। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये आ जाएगा कितना हमारे पास, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और 4 2 से कैंसिल हो जाएगा 2k। तो इस 2k की वैल्यू कितनी देर की, u दे रखी है, ऑलरेडी गिवन है q। अब अपन को बताना है अगर एक 8 सेंटीमीटर इसको स्ट्रेच करेंगे तो कितनी होगी। तो देखिए हाफ के, अभी x डैश लिख दो, x डैश का स्क्वायर, अभी x डैश कितना है, x डैश 8 है, कितना है 8 है, तो हाफ के अभी आ जाएगा 8 का स्क्वायर। अब मुझे 8 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, 64 होता है, 64 डिवाइडेड 2 32 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 32k। 32k को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 16 इंटू 2k, बिल्कुल, क्योंकि 16 इंटू 2 कितना था 30, और 2k को क्या लिखना है, इन्होंने बोला 2k u है, ये u डैश है, ठीक है। तो 2k किसके बराबर है, u के बराबर है, तो इसकी जगह मैं u लिख दूंगा, तो 16 और 2k को लिख दूंगा u। तो u डैश कितना आ जाएगा, u डैश आ जाएगा 16u। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट, ठीक है, सिंपल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिखाना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों पैरेलल में है तो कैपेसिटेंस क्या होता है, जुड़ जाता है, जब भी पैरेलल में होता है ना तो कैपेसिटेंस क्या करता है, जुड़ जाता है। तो चलिए कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। कैपेसिटेंस जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 336 हो जाएगा। तो ये वाला कैपेसिटेंस पहले मैं बना लेता हूँ, ये कितना होगा 3 माइक्रो फैरेड। अब ये जुड़ जाएगा पैरेलल वाला, ठीक है ना, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, कैपेसिटर में रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, यहाँ पर जुड़ जाते हैं। एक सेकंड इरेजर ले लेते हैं, यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफैरेड। अब सीरीज में है, अब ये दोनों जो है ना, इन दोनों का जुड़ के कितना है 6। अब ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में क्या हो जाएगा, सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना तो क्या करोगे, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर किसका करोगे, ऐड कर दोगे। तो ये हो जाएगा 6 3 18, और 3 प्लस 6 9, और ये आ जाएगा कितना 2 माइक्रोफैरेड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा 2 माइक्रोफैरेड। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट, ओके। तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना था, कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरर इन द मेजरमेंट which arise due to the unpredictable fluctuation in the temperature and voltage। तो अगर कोई एरर जो है वो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन या वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से आ रही है, तो हमेशा याद रखना उसको क्या बोलते हैं, रैंडम एरर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है फोटोवोल्टिक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो सोलर सेल क्या है, एक फोटोवोल्टिक डिवाइस है जो कि क्या कर सकता है अपन के, एक लाइट एनर्जी को, एलईडी देख लो, लाइट इमिटिंग डायोड होता है एलईडी, जो कि क्या करता है, लाइट को लाइट इमिट करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो वो उल्टा रहता है, ठीक है ना, जस्ट इसका उल्टा रहता है। सोलर सेल जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है फोटोवोल्टिक का। तो सोलर सेल क्या करता है, जैसे ही कोई लाइट पड़ती है तो उसमें वो क्या करता है, करंट बना लेता है, तो इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देता है। तो सोलर सेल इसका एग्जांपल। जबकि लाइट इमिटिंग डायोड क्या करता है, लाइट इमिटिंग डायोड ये इलेक्ट्रिसिटी से लाइट इमिट करता है। जैसे रिमोट चलाते हो टीवी का तो रेड कलर की लाइट निकलती है ना, तो वो उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी लाइट में कन्वर्ट हो रही है, और सोलर सेल में क्या होता है, सोलर सेल में ऑप्टिकल एनर्जी या रेडिएशन है वो लाइट में कन्वर्ट हो रही है। तो सोलर सेल फोटोवोल्टिक का एक एग्जांपल हो गया। सेकंड क्या है, जेनर डायोड इज डिजाइन, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन, ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द रेशियो ऑफ द frequencies of fundamental harmonic produced by an open pipe to that of closed pipe having the same length is। तो अपन को ये बताना है। तो आप याद रखना कि ओपन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, n होती है आपके पास v/2l, ठीक है, ये ओपन पाइप की। और क्लोज पाइप की कितनी रहती है, v/4l, ठीक है। अभी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ये रहती है, तो इनका अपन डिवाइड कर लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो इनका रेशियो निकालेंगे तो ओपन विद रेस्पेक्ट टू किसका निकालना है, क्लोज का निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, v/2l और v/4l है, तो यहाँ पर v/2l और यहाँ पर आ जाएगा v/4l, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। अब ये 4l ऊपर चला जाएगा तो ये 2/1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा
2/1, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हो, इजी है बहुत। वर्क फंक्शन ऑफ द cesium, CS, potassium, can, sodium, Na are 2.14, 2.13, 2.75 respectively. If incident electromagnetic radiation has an incident energy of 2.20, which of these photosensitive surfaces may emit photoelectron? कितना मतलब बेसिक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या होना चाहिए? जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है ना, एच न्यू, वो ऑलवेज ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे? वर्क फंक्शन से। अगर वर्क फंक्शन से ग्रेटर देन नहीं हुई तो फोटोन तो इमिट होगा ही नहीं, सॉरी इलेक्ट्रॉन इमिट होगा ही नहीं, तो फोटो इलेक्ट्रॉन तो इमिट होंगे ही नहीं। ठीक है, तो कहां कहां पर ये ज्यादा आ रही है? देखो, मटेरियल का वर्क फंक्शन कितना देर का? 2.14, 2.13 और 2.75। ठीक है, और इंसिडेंट एनर्जी कितनी है? 2.20। इंसिडेंट एनर्जी लिख देता हूं 2.20। अब मेरे को बताना, 3 बार लिख रहा हूं, ठीक है। किसके लिए लिख रहा हूं? सीजियम के लिए लिख रहा हूं, पोटेशियम और सोडियम के लिए। तो ये पहला सीजियम के लिए, फिर पोटेशियम के लिए, और फिर सोडियम के लिए। ठीक है, ये मैं क्या लिख रहा हूं? इंसिडेंट एनर्जी। ठीक है, इंसिडेंट एनर्जी कितनी है? 2.20। और इधर मैं लिख रहा हूं वर्क फंक्शन। ठीक है, तो वर्क फंक्शन कितना है? 2.14, 2.30 और 2.75। तो यहां पर लिख देता हूं 2.14, और यहां पर 2.30 और 2.75। अब देखो, यहां पर ये 2.20 बड़ा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। पर यहां पर देखो, ये 2.20 2.30 से छोटा है, तो ये बड़ा है। यहां पर भी 2.75 बड़ा है, 2.75 बड़ा है। तो यहाँ देखो, ये कंडीशन फुलफिल कौन कर रहा है? सिर्फ ये कर रहा है। कौन? सीजियम फुलफिल कर रहा है, और कोई भी फुलफिल नहीं कर रहा। तो ओनली सीजियम, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। सीजियम ओनली फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, अदरवाइज और कोई भी नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 25 क्या है? A Carnot engine has the efficiency of 15% when its source is at the temperature 200 327 degree Celsius. The temperature of the sink is, तो कितना इजी क्वेश्चन है। नीटा अपन को पता है, नीटा क्या होता है? लेकिन अभी अपन को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? सिर्फ इतना पार्ट यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर Q1 और Q2 एनर्जी दे नहीं रखी है, तो इस फॉर्मूले से ही काम हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से काम हो जाएगा अपन का यहाँ पर। तो देखो कैसे करना है, क्या करना है यहाँ पर। अपन नीटा जो है कितना देर का? 50%। 50% मतलब परसेंट का मतलब हमेशा कितने का डिवाइड लगता है? 100 का डिवाइड लगता है। तो ध्यान रखना, परसेंटेज मतलब 100 का डिवाइड लगता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 100। 100 का डिवाइड लगता है, परसेंटेज में दे रखा ना, तो परसेंटेज हटेगा तो 100 का डिवाइड हो जाएगा। T2 कितना है? तो सिंक का टेम्परेचर फाइंड करना है, तो T2 को T2 रहने दो। T1 कितना है? 370। तो T1 को चेंज कर दो किसमें? केल्विन में। कितना देर का है? इसमें जोड़ दो 273, तो केल्विन में आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 600 केल्विन। ये आ जाएगा आपका T1। तो अभी देखो यहाँ पर 600 लिख देता हूँ, सॉल्व कर लो। ये कितना आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? हाफ। ठीक है, कैंसिल आउट हो गए। अब इसको इधर भेजो, और इस हाफ को पूरे को उधर भेजो। ठीक है, बहुत इजीली आप इसको कर लोगे, और आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं आंसर बता देता हूँ क्या आएगा। तो ये आ जाएगा T2/600। ये आ जाएगा T2/600 इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ। 1 माइनस हाफ कितना आएगा? हाफ आएगा। अब ये 600 जब उधर जाएगा, तो अपन को T2 कितना मिलेगा? T2 इज इक्वल टू मिलेगा 600/2, दैट इज 300 केल्विन। कितना मिलेगा? 300 केल्विन। अब आप कहोगे सर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, लेकिन सारे आंसर सेल्सियस में दे रखे हैं। ये केल्विन में आंसर आया है, ठीक है, केल्विन में, क्योंकि ये 600 क्या था? केल्विन में था। तो वापस केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? सेल्सियस में दे रखा था, तो केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड किया। लेकिन जब केल्विन में दे रखा हो और सेल्सियस में फाइंड आउट करना हो, तो 273 घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ घटा लेते हैं। तो यहाँ पर T2 कितना आ गया? 300 केल्विन है ना, 300 है, तो उसमें से कितना घटा लेंगे? 273 घटा लेंगे। कितना आया? 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सर्फेसिस। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स बता, नेट मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सर्फेस। तो मैंने बताया था कि कोई भी क्लोज सरफेस ले लो आप, जैसे मान लो आप कुछ स्क्वायर लेते हो या कोई रेक्टेंगल लेते हो, ठीक है, इस तरह का रेक्टेंगल या क्यूबॉइड ले लो, क्यूबॉइड ले लेते हैं, ठीक है।
इसके अंदर मान लो कोई मैग्नेट रखी है आपने, इसके अंदर क्या रखी है, कोई मैग्नेट रखी है इस टाइप की, इस तरह की कोई मैग्नेट रखी है। तो मैग्नेट का ये मान लो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो जितनी भी नॉर्थ पोल की रेडिएशन है घूम के क्या करेगी, साउथ पोल से एंटर होते हुए आएगी। ठीक है, तो जितनी लाइनें इस सरफेस से, इस क्यूबॉइड से बाहर जा रही है, उतनी लाइनें वापस क्या आ रही है, इस क्यूबॉइड के अंदर भी आ रही है। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स एक क्लोज सरफेस में कितना होगा, ओपन सरफेस की बात नहीं कर रहे कि एक ओपन सरफेस पड़ा है ऐसे, और यहाँ पर आपने एक मैग्नेट रख दिए जिसका यहाँ पर ये क्या है, इस तरह की आपने एक मैग्नेट रख दी है, ये इसका नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल है। तो यहाँ से कुछ लाइनें जाएंगी, वो ऊपर से आएंगी, लेकिन नेट फ्लक्स देखो पास हो रहा है। ठीक है, नेट इससे क्या हो रहा है, इससे कुछ लाइनें पास हो रही है जो वापस इसके अंदर से नहीं जा रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ नेट फ्लक्स पास हो रहा है। लेकिन अगर एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक साइड है, तो जितनी भी इधर से निकलेगी वो इसके बैक साइड से होकर वापस एंटर कर जाएगी। तो यहाँ पर एक क्लोज सरफेस से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ना, वो जीरो रहता है, क्योंकि जितनी बाहर की तरफ जाती है उतनी वापस मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन अंदर की तरफ वापस आ जाती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। An electric dipole is placed at the angle of 30 degree with an electric field of intensity this दे रखा है, it experience a torque equal to this, calculate the magnitude of the charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter। अपन को ये कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले वो लिख लो। थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री, कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, और इंटेंसिटी कितनी दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, 2 इंटू 10⁵। ठीक है, ये दे रखी है। और टॉर्क कितना दे रखा है, टॉर्क दे रखा है 4 न्यूटन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है 30 डिग्री, तो 4 न्यूटन दे रखा है टॉर्क। और क्या दे रखा है, लेंथ कितनी दे रखी है, डाइपोल की लेंथ जो होती है डाइपोल की, वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर इसको मीटर में चेंज करना चाहो, क्योंकि बाकी सभी देखो मीटर में दे रखा है, न्यूटन पर कूलम में दे रखा है, तो इसको मीटर में चेंज करोगे तो 10⁻² मीटर आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, P क्रॉस ई होता है, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस ई होता है। तो अगर इसका मॉड ले तो क्या आएगा, मॉड ले तो अपन के पास आएगा P साइन थीटा, क्या आएगा, P साइन थीटा। बस वैल्यू पुट कर दो, P कितना है, तो P होता है Q इंटू एल। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन तो आती है ना, डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, ये चार्ज प्लस Q और ये माइनस Q और उनके बीच की डिस्टेंस L। ठीक है, तो एक कोई चार्ज ले लो और उससे मल्टीप्लाई कर दो L से, तो डाइपोल आ जाता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने P को क्या लिख दिया, Q इंटू एल लिख दिया। अभी E क्या है, E तो E है, और साइन थीटा को साइन थीटा लिख देंगे। अब बस वैल्यू पुट कर दो, Q कितना है, कि अपन को क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो चार्ज ही अपन को फाइंड आउट करना है, चार्ज फाइंड आउट करना है, तो चार्ज को अपन क्या लिख सकते हैं, चार्ज को अपन लिख सकते हैं, ये टॉर्क है और ये चार्ज है, तो इस पूरी चीज को अपन किसके नीचे लेके आ जाएंगे, टॉर्क के नीचे। तो चार्ज इक्वल टू आ जाएगा टॉर्क अपॉन ई एल साइन थीटा, कितना आ जाएगा, ई एल साइन थीटा। बस, तो फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब देखो अपन का क्यू कितना आ जाएगा, टॉर्क कितना, टॉर्क दे रखा है 4 न्यूटन, ई कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁵, एल कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁻², और साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, हाफ होता है, साइन 30 डिग्री कितना था, हाफ, तो ये हाफ ऊपर चला जाएगा 2, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2। लेकिन चलो वो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, अभी यही रहने दो। ठीक है, या 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं ना। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और कितना है 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10⁵ और 10⁻², तो 10⁻³ बचेगा, 3 ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो 10⁻³ कूलाम। तो 10⁻³ को क्या लिखते हैं, मिली लिखते हैं, तो ये 2 मिली कूलाम हो जाएगा, कितना हो जाएगा Q, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 2 मिली कूलाम। बस, ये ऑप्शन करेक्ट आ गया। ठीक है, बस इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। क्या क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कार्बन रजिस्टर डिटरमाइंड फ्रॉम कलर कोड इज 22,000 प्लस माइनस 500 ओम, प्लस माइनस 5% क्या होता है, गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, 10% सिल्वर को रिप्रेजेंट करता है। तो अपन उसमें नहीं जाएंगे, अपन ये याद रखेंगे क्या, कि अगर
ये इस तरह से दे रखा हो तो कलर कोड कितना होगा, 4 कलर कोड होंगे, क्योंकि आगे कितने दो दो पॉइंट है, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस होगा, उसके ऊपर कितने बैंड होंगे, 1 2 3 और 4 बैंड होंगे। पहले दो बैंड किसको रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर को, 2 को। और तीसरा रिप्रेजेंट करेगा मल्टीप्लायर, यहाँ कितना है 1000 का मल्टीप्लायर, कितने का मल्टीप्लायर 1000, मतलब 10 to the power 3 का। और ये लास्ट वाला बैंड दिखाएगा कितने का, 5% का टॉलरेंस है, ठीक है। तो अब देखो अपन को पता है कि आप लोगों ने ये म्यूमोनिक याद किया होगा, बीबी रॉय, ठीक है। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है ना। तो ये याद क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होता है, ब्लैक 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3 और येलो जो होता है वो 4 होता है, इस तरह से, ठीक है। तो आप देखो, अगर मुझे रेड लूंगा तभी तो मुझे 2 मिलेगा, तो ये पहला बैंड कैसा होना चाहिए, रेड, फिर 2 है तो फिर अगला बैंड भी रेड, मतलब ये बैंड रेड, ये भी बैंड रेड होना चाहिए। लेकिन 10 to the power 3 क्या आएगा, तो ये मल्टीप्लायर होता है इसका 10 to the power 0, ठीक है। मल्टीप्लायर में लिख देता हूँ अच्छे से कि ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ब्राउन कलर का, देखो ब्लैक कलर का अगर दे रखा है, थर्ड बैंड अगर ब्लैक कलर का दे रखा है, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लायर कितना है, 10 to the power 0। ब्राउन कलर का दे रखा है 10 to the power 1, रेड का 10 to the power 2, और इसका मतलब 10 to the power 3, उसका मतलब 10 to the power 4। तो ऑरेंज कलर का होगा मल्टीप्लायर, क्यों, क्योंकि देखो 22,000 बनाना ना, 22,000, तो ये ऑरेंज होना पड़ेगा तभी 10 to the power 3 आएगा। और इसको क्या होना पड़ेगा, गोल्ड, ठीक है। तो क्या आ गया अपन का, थर्ड बैंड पूछा है, द कलर ऑफ द थर्ड बैंड क्या होना चाहिए, ऑरेंज। कलर ऑफ द फर्स्ट बैंड पूछा जाता तो रेड, सेकंड बैंड तो रेड, और टॉलरेंस पूछी जाती तो अब गोल्ड बता देते, ठीक है। तो इस तरह से करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये भी बहुत सिंपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी। अ मेटल वायर हैज मास दिस, रेडियस दिस, लेंथ दिस, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी विल बी नियरली इक्वल टू। अभी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास क्या होता है, तो मास होता है, वॉल्यूम क्या होता है, मेटल वायर देखा ना, मेटल वायर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है ना, इस तरह का सिलेंडर टाइप का जाता है। तो इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या लिखते हैं, πr², क्योंकि ये स्फेरिकल होता है, सॉरी सर्कल के टाइप का होता है, ठीक है ना, ये सर्कल के टाइप का होता है, और ये इसकी हाइट h होती है। तो वॉल्यूम लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, πr²h, मतलब एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ये लिखेंगे, πr²h, ठीक है। अभी मैं इस चीज को हटा देता हूं यहां से, ठीक है। अभी देखो, अभी यहाँ पर लॉग लेके अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपन के पास डेंसिटी क्या आ जाएगी, रो, ये आप पढ़ चुके हो, परसेंटेज में आ जाएगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम अपॉन एम आ जाएगा परसेंटेज में, प्लस यहाँ पर पाई का तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन आर का कितना आ जाएगा, 2r, सॉरी डेल्टा आर अपॉन आर आएगा, 2 डेल्टा आर अपॉन आर। सबको प्लस में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपन को मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करनी है, इसीलिए सबको प्लस में ले रहे हैं। और कितना आ जाएगा, डेल्टा एच अपॉन एच, ठीक है। अभी देखो मास में कितना दे रखा है, 4/002। तो देखो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके बता देता हूँ कितना दे रखा है, एरर इतना दे रखा है, और मैन मास कितना, इतना है। तो डेल्टा एम कितना दे रखा है, 0.002, ये डेल्टा एम दे रखा है। और एम कितना दे रखा है, 0.4। लेकिन परसेंटेज निकाल रहे हैं, मतलब क्या है, 100 से मल्टीप्लाई करके ही तो परसेंटेज निकालो, परसेंटेज हटाओगे तो वापस 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटाओगे ना जब ये नीचे 100 आ जाता है, ठीक है। तो परसेंटेज जब निकालते हो ना, तब क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हो, जब परसेंटेज हटाते हैं, परसेंटेज जब निकालते हैं तब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंटेज जब हटाते हैं तब 100 से डिवाइड करते हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है ना। पिछली बार हमने क्या किया था, परसेंटेज निकाला नहीं था, परसेंटेज हटाया था, इसीलिए 100 से डिवाइड किया। यहाँ परसेंटेज निकाल रहे हैं, इसीलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो अभी देखो एक पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना आएगा, 0 आएगा, मतलब 10 आएगा। यहाँ पर लिख ही नहीं पाएंगे, मुझे थोड़ा और स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। चलो कहीं और लिखते हैं, मैं इसको कहाँ पर कर सकता हूँ, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ डेल्टा एम अपॉन एम आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.0002, और जीरो, सॉरी 0.002 ही है, 0.0002 नहीं है, ठीक है। और यहाँ 0 पॉइंट आ जाएगा 4, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट पीछे खिसक जाएगा, तो ये 0.2 अपॉन 0.4 आ जाएगा। और पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये कितना आ गया, हाफ, कितना परसेंटेज आएगा, हाफ परसेंटेज, प्लस इसका कितना आएगा, आर अपॉन आर, तो वो भी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, आर अपॉन आर भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। आर कितना दे रखा है, ये इस टाइप का कुछ दे रखा है, ठीक है। करते हैं, लेट्स कैलकुलेट।
आर में कितना दे रखा है 0.01, 0.001, और ये कितना दे रखा है 0.3। अब देखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा खिसक के, तो ये आ जाएगा 0.1 अपॉन 0.3, तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा 1/3%। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आया 1/3, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 2/3%। क्लियर है? ठीक है। प्लस अभी इसका भी तो परसेंटेज निकालना है, ये भी परसेंटेज था, ये भी परसेंटेज में। अभी देखो क्या करना है अपन को कि लेंथ कितनी है, लेंथ है अपन के पास 0.02, और मतलब लेंथ में चेंज इतना है डेल्टा एल, हाइट में कह सकते हो, हाइट या लेंथ बोल सकते हो, इसको डेल्टा एल अपॉन एल भी लिख सकते हो आप, इसको चाहो तो इसको एल बोल सकते हो लेंथ, इसको लेंथ बोल सकते हो, डेल्टा एल अपॉन एल भी बोल सकते हो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं है। तो आप इसको चाहो तो इसको लेंथ बोल दो, आपको लगता है कि इसको लेंथ बोलना चाहिए तो आप इसको लेंथ बोल सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसको लेंथ बोल सकते हो, डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा, और ये लेंथ इतनी दे रखी है और मेन लेंथ इतनी है, तो डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट पूरा हट जाएगा, 2 पॉइंट ये पीछे आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर तो ये हट ही जाएगा, ठीक है पॉइंट। तो कितना बचेगा 2/5, कितना बचेगा 2/5%। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेते ही आपका आंसर आ जाएगा, इसमें क्या ही करना है, अभी कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो मैं बताता हूँ, देखो हाफ को कितना लिखोगे, ये डेल्टा रो अपन रो परसेंटेज में निकाला है, हाफ को कितना लिखते हो 0.5, कितना लिखते हो 0.5%, प्लस 2/3 कितना होता है 66, तो 0.66%, ठीक है, 2/3 इतना ही होता है ना, 66 से आ जाएगा, ठीक है ना, 66 से आ जाएगा, प्लस ये कितना है 2/5 है, तो 2/5 से कितना आ जाएगा 0.4%, ठीक है, ये लगभग 100 हो गया, 40 और ये 100, और ये हो गया आपके 156, 1.56%। तो 1.56 को 1.60 लिख सकते हो, तो 1.6% ये एरर आपके आ जाएगी। और आप डायरेक्ट आप एलसीएम भी लेना चाहो तो डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 और 30, ठीक है, 2 का डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा, प्लस 3 का डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कितना 10 20, प्लस 5 का डिवाइड करोगे कितना आएगा 6 और 12, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27, 47, 47/30 आएगा, कितना आएगा 47/30 आ जाएगा। मतलब आंसर क्या आएगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आंसर आएगा आपके 47/30, ठीक है, वहां नहीं दिख रहा हो तो यहाँ देख लेना 47/30 आएगा। और अगर आप देखोगे, अगर इसको एक बार 48 समझ लो, 48 एक बार के लिए लेट से इसको 48 बोल दो, तो क्या होगा, देखो 6 की टेबल से कितनी बार जाएगा 8 बार, 6 की टेबल से 8 बार जाएगा और ये 5 बार जाएगा, ठीक है, 80 में ये 1.6 आ जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1.6%, ऐसे भी निकाल सकते हो, कई तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज। तो इस सर्किट के अंदर हमें मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन बतानी है करंट की कि क्या होगी। तो देखो मैग्नीट्यूड कैसे बता सकते हैं, केवीएल लगा देंगे, सिंपली क्या लगा देंगे, सिंपली अपन लगा देंगे केवीएल। केवीएल से अपन क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं ये, तो ये I इंटू 2 हो जाएगा, तो 2I प्लस, क्योंकि करंट एंटर कर रही है ना, तो प्लस माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस प्लस है, तो माइनस का 10 वोल्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा 2I माइनस का 10 वोल्ट। फिर आगे जा रहे हैं तो क्या आएगा प्लस माइनस, तो प्लस का 5 आ जाएगा, फिर और आगे जा रहे हैं तो प्लस माइनस 1I, तो आ जाएगा 1I, फिर इधर जा रहे हैं तो इधर भी प्लस माइनस 7I इजिकल टू 0, क्योंकि अपन पूरा लूप घूम चुके हैं, अब कुछ भी नहीं, कुछ भी बचा नहीं है, ठीक है। तो 2 और 1 कितना 3, 3 और 7 10, और यहाँ कितना बचा माइनस का 5, माइनस का 5 उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का 5, और इधर बचा 10I, तो I कितना हो गया 5/10, I कितना हो गया 5/10, 10 एम्पियर, और 5/10 कितना होता है हाफ एम्पियर, कितना होता है हाफ एम्पियर। और करंट किस डायरेक्शन में बह रही है, करंट हमने कौन सी डायरेक्शन मानी थी A to B, ठीक है। तो देखो
कितना रहा, हाफ एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर फ्रॉम हाफ को क्या लिखते हैं, 0.5 लिखते हैं, तो इसको लिख देना 0.5 एम्पियर। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, तो ए से बी की तरफ थ्रू ई, तो ई से होते हुए, मतलब ई से होते हुए ए टू की बी की तरफ करंट बहेगी, तो ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। द टेम्परेचर ऑफ गैस इज -50 डिग्री सेंटीग्रेड, टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज बाय 3 टाइम। तो देखो, पहले स्पीड है v, हमें स्पीड का फॉर्मूला क्या पता है, 3 kT/m। अब स्पीड कितने गुना बढ़ चुकी है, 3 गुना बढ़ चुकी है, तो टोटल फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, 4v। पहले v है और 3 गुना और बढ़ चुकी है, तो टोटल 4v हो जाएगी। तो अभी अपन को टेम्परेचर बताना है कि कितना हो जाएगा, तो अभी भी 3 kT, टेम्परेचर मान लो T डैश हो गया m। अब इस 4v के अंदर इसका डिवाइड कर दो, इस इक्वेशन का यहाँ डिवाइड कर दो। तो देखो डिवाइड करने पर हमारे पास आएगा क्या, डिवाइड करने पर हमारे पास आएगा क्या, दोनों का चलो डिवाइड कर देते हैं। तो अपन के पास इन दोनों का डिवाइड करने पर अपन के पास क्या आएगा, 4 आ जाएगा। मतलब इसके इसके अंदर मैं इसका डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, 4 आ जाएगा, 4v/v। तो ये आ जाएगा 4v/v, और इधर कितना आ जाएगा, 3 kT-m, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 kT/m। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा √T-T। अब स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 16 आ जाएगा, या T-T आ जाएगा। ठीक है, T कितना है, -50 डिग्री, तो T कितना हो जाएगा, अपन केल्विन में निकालना चाहते हैं, तो हमेशा सेल्सियस इसमें जोड़ देते हैं। सेल्सियस कितना, -50 डिग्री। ठीक है, जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा T, तो आ जाएगा 223 केल्विन। ठीक है, अब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो T डैश कितना हो जाएगा, 16T। तो T कितना है, 223, तो 223 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3568 केल्विन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3568। T डैश कितना आ जाएगा, 3568 केल्विन अराउंड आ जाएगा। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, 1-2 डिग्री ऊपर नीचे हो जाए या कुछ आंसर में गड़बड़ी आ जाए, जहां तक मुझे याद है ये आ जाएगा। ठीक है, अभी अपन को क्या करना है यहाँ पर, कि अपन को आंसर किस में निकालना है, सेल्सियस में निकालना है, सेंटीग्रेड में। तो इसमें से क्या कर दो, टी डैश उतना है तो 273 उसमें से माइनस कर दो, तो 3568 है, 3568 में से 273 माइनस कर दो, तो आपको बचेगा ये 3295 सेल्सियस। ये टेम्परेचर आपके पास आ जाएगा, 4 नंबर 3295 आ जाएगा। ठीक है, इतना माइनस करने पर, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 वोल्ट 60 watt lamp is connected to the secondary of a step down transformer whose primary is connected to AC main of 220 volt. Assuming the transformer to be ideal, what is the current in the primary winding? तो प्राइमरी वाइंडिंग करंट क्या होगा। कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है, हमें बताया ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, ट्रांसफार्मर के लिए पावर इन प्राइमरी इज इक्वल टू पावर इन सेकेंडरी होता है। पावर इन प्राइमरी इक्वल टू पावर इन सेकेंडरी, और पावर इन प्राइमरी कितना है, सेकेंडरी में पावर कितना दे रखा है, इज कनेक्टेड सेकेंडरी ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो 60 वॉट पावर है सेकेंडरी की, प्राइमरी की पावर कितनी है, 220 वोल्ट का सोर्स जुड़ा हुआ है। तो प्राइमरी की पावर को किस में लिखना पड़ेगा, I इंटू वी में, लेकिन सेकेंडरी की पावर डायरेक्ट दे रखी है 60 वोल्ट, तो वहां पर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर I इंटू वी करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि डायरेक्ट दे रखा था 60 वोल्ट। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वोल्टेज दे रखी है, करंट नहीं दे रखी है। करंट इन्होंने पूछ लिया है कि करंट क्या होगी प्राइमरी के अंदर। ठीक है, तो करंट अपन I मान लेते हैं, तो 220 इंटू आई क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा ना, P इज इक्वल टू आई वी होता है, तो ये 220 इंटू आई क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। चलो अब मैं इसको हटा देता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे करना है। अब देखो करंट क्या आ गया अपन का, ठीक है, अब वॉट को भी हटा देता हूं, अब वॉट की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब 220 का डिवाइड कर देंगे, 60 में किसका डिवाइड कर देंगे, 220 का। अब आप सोचो एक बार, देखो यहाँ पर कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत आएगी कि सर क्या ऑप्शन लिखे, तो एक बार 22 को चॉइस मान लो, एक बार नीचे 22 है ना, इसको अप्रोक्सीमेटली मान लो 6/24, कि सर ऐसा क्यों कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा थोड़ी बढ़ा रहे, 2 अंक से तो बढ़ा रहे हैं। तो देखो 6 से कितनी बार कर रहा, 4 टाइम, और ये 1 टाइम, कितना आया 1/4। 1/4 किसके बराबर होता है, 0.25 के, कितने के बराबर होता है 1.4।
0.25 के। अब मुझे बताओ कि नीचे चॉइस बड़ा है तो 0.24 है, 22 छोटा है तो ये क्या आएगा, 0.25 से थोड़ा बड़ा आएगा, क्योंकि नीचे एक छोटी क्वांटिटी है। चॉइस के कंपैरिजन में 24 के कंपैरिजन में 22 छोटा है, ये छोटी क्वांटिटी है, तो आंसर क्या आएगा, इससे बड़ा आएगा। आंसर इससे बड़ा आएगा तो 27 अराउंड कुछ आएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। सर आप कहोगे सर ये भी तो बड़ा है ना, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा है। आप कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से, 6/22, या ऐसे भी डिवाइड दे सकते हो, 6 के अंदर 22 का डिवाइड दे सकते हो, 60 कितनी बार जाएगा, 2 टाइम में 44, फिर 16, और फिर कितना हो जाएगा, 160 में जाएगा 7 टाइम जाएगा, और 7 टाइम में आ जाएगा 4, और 1 कैरी, और 14 और 15 154 आ जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, फिर आप इसे आगे निकाल सकते हो, आगे और सॉल्व करके। तो 272727 ऐसा कुछ आएगा, 272727 में भी ऐसा आएगा। ठीक है ना, आप लोग चेक कर सकते हो, कैलकुलेटर है आपके पास। तो अपन के पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2727 करके आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 0.27 एम्पियर। तो प्राइमरी में करंट कितनी होगी, प्राइमरी में करंट कितनी होगी, 0.27 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ मास m and 9m are placed at a distance r, the gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field equals 0 will be। तो चारों आंसर माइनस में दे रखे हैं, और दो बॉडीज हैं m और 9m की। तो लेट्स से कि दो बॉडीज है, एक बॉडी है मास m की और दूसरी बॉडी है मास 9m की। ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए यहाँ पर कोई x पॉइंट है। ठीक है, मतलब यहाँ 0 है, ओरिजिन है, यहाँ 0 है, ये x डिस्टेंस है, और टोटल डिस्टेंस मान लो कुछ डिस्टेंस है r, टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में r है। ठीक है, चलो मैं r को थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि अपन यहाँ पर कैलकुलेशन कर पाए। ठीक है, या टोटल डिस्टेंस l लेना चाहो, जो भी आप लेना चाहो, टोटल डिस्टेंस दे रखी है, r दे रखी है, तो टोटल डिस्टेंस r ले लो। अब आप कहोगे ये x क्या लिया है मैंने, तो x वो डिस्टेंस है जहां पर क्या हो जाता है, the gravitational potential on the line joining the body where the gravitational field equal to 0। तो ये x वो पॉइंट है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाता है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, आप g से ग्रेविटेशनल फील्ड लिख सकते हो। ठीक है, g से ग्रेविटेशनल फील्ड लिख सकते हो, तो gm अपॉन आर स्क्वायर फील्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, gm अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका फील्ड क्या होगा, ठीक है, इसका फील्ड क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। मतलब यहाँ पर कोई अगर आप टेस्ट चार्ज रखोगे ना, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पार्टिकल, और इस टेस्ट चार्ज को ये पार्टिकल भी अट्रैक्ट करेगा 9m भी, तो दोनों ही अट्रैक्ट करेंगे। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों का फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक न्यूट्रल पॉइंट होगा जहां पर ये मास m0 रह सकता है। मतलब ना ये इधर जाएगा ना उधर जाएगा, क्योंकि दोनों ही बराबर लेंथ से खींच रहे होंगे। तो इसका फोर्स कितना होगा, तो इस वाले पार्टिकल का मान लेते हैं, इसको जी स्मॉल m दे देते हैं। तो इसका ये फोर्स रहेगा, डिस्टेंस कितनी x है ना, तो r नहीं आएगी, ये कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा। और इसका फोर्स कितना आएगा, इसमें 9m का, तो 9m का फोर्स आएगा g 9m, तो ये आ जाएगा g 9m। ठीक है, 9m यहाँ लिखू या 9 आगे लिखू कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये डिस्टेंस बचेगी r माइनस एक्स। टोटल है, टोटल कितनी r है, और ये डिस्टेंस कितनी x है, तो वो कितनी बचेगी, r माइनस एक्स बचेगी। तो यहाँ जाएगा r माइनस एक्स का स्क्वायर। अब फील्ड 0, मतलब इन दोनों का सम करने पर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का सम कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो मैं इन दोनों को डायरेक्टली लिख देता हूँ, यहाँ पर इनको हटा देता हूँ ना। अभी इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इन दोनों का सम 0 कर लेते हैं अपन। इसको मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब 0 करो या दोनों को इक्वल करो, बात ये की है ना, माइनस करके 0 करोगे, लेट्स से, ठीक है, माइनस करके 0 करोगे, लेट्स से आप लिखते हो gm अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों का टोटल 0 आना चाहिए, या इक्वल करके उधर 0 कर दो, मतलब इसको उधर भेजोगे तो इक्वल आ जाएगा, और इस इक्वल टू 0 को हटा दो, इस इक्वल टू 0 को हटा दो। ठीक है, अभी देखो ये चीज आने के बाद क्या है, मतलब इस पर टेस्ट चार्ज पर इसका फील्ड 9m वाले का फील्ड और इस m वाले का फील्ड दोनों बराबर होने चाहिए। तो अभी gm से gm काट दो, ठीक है, r बाई एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो। ठीक है, तो मैं इसी स्टेप में भेज देता हूँ नेक्स्ट करके। तो इधर कितना बचेगा, इधर सिर्फ 9 बचेगा, और उधर क्या बचेगा,
r माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर सकते हो, ये हो जाएगा r बाई एक्स और इसका रूट ले लो, इधर रूट ले लो 9 का रूट, तो ये जाएगा r बाई एक्स और ये x बाई एक्स, x बाई एक्स कितना 1 और 9 का रूट कितना होता है 3, 9 का रूट होता है 3, तो यहाँ पर आप क्या ले लो 3। अब 3 में 1 जोड़ोगे 4, तो r कितना आ गया, r बाई फोर इज इक्वल टू एक्स, ये कैलकुलेट कर लेना, तो r बाई फोर आ जाएगा। जब x आपके r बाई फोर आ गया है तो ये r माइनस एक्स कितना आ जाएगा 3r बाई फोर। ठीक है, अब मैं सारी चीजें हटा देता हूँ, x वगैरह की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, ये r माइनस एक्स की भी जरूरत नहीं है और अब इस x की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्ट लिख देते हैं, तो ये 3r बाई फोर होगा डिस्टेंस और ये कितना होगा r बाई फोर। अब पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल के लिए क्या करना है, पोटेंशियल के लिए अपन को डायरेक्टली स्केलर क्वांटिटी होती है तो ऐड कर लो। तो चलो मैं अभी इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ और अपन स्केलर क्वांटिटी निकाल लेते हैं, पोटेंशियल निकाल लेते हैं अभी अपन। देखिए पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पर पोटेंशियल के लिए दोनों को जोड़ लेंगे, तो इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पर क्या होगा, तो आप बोलोगे जीएम अपॉन आर, आर कितना आर बाई फोर, तो फोर ऊपर चला जाएगा और नेगेटिव साइन क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्टिव होता है इसलिए माइनस साइन के साथ लग जाएगा, तो यहाँ पर माइनस साइन लगाना मत भूलना। ठीक है, v इज इक्वल टू माइनस और यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा G9m, G9m अपॉन आर, आर कितना है 3r बाई फोर है, 3r बाई फोर है तो फोर ऊपर चला जाएगा, तो फोर ऊपर चला जाएगा तो यहाँ फोर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 से 3 कट जाएगा और 3 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जीएम बाई आर को बाहर ले लेता हूँ और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 4 और ये कितना बचेगा 3 इंटू फोर माइनस का 12, तो माइनस का 4 और माइनस का 12 कितना हो गया माइनस का 16, तो बस इसी तरह से आपको आंसर लिखना है माइनस का 16, तो ये हो जाएगा माइनस का 16 और आपके पास आंसर आ गया v इज इक्वल टू माइनस का 16 जीएम अपॉन आर। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 16 जीएम बाई आर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी क्या है, लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम अ selling rigid support and stretched by a weight W attached at its free end. The longitudinal stretch and at any point of the cross section area A of the wire is. तो अभी अपन को ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्ट्रेस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालना ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है F बाई ए। ठीक है, अब F किसके बराबर दे रखा है वेट W के, क्योंकि जो भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालते हैं ना तो F किसके बराबर होता है, F इजिकल टू mg होता है, F इजिकल टू mg होता है, W इक्वल टू mg होता है और एरिया, तो स्ट्रेस किसके बराबर आ गया, स्ट्रेस आ गया W बाई ए के, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट द ट्रूथ टेबल इज, तो देखो ए है, ये नॉट गेट है, नॉट गेट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बार और ये भी नॉट गेट है तो बी बार, ये क्या नैंड गेट है, नैंड गेट क्या करता है, नैंड गेट पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, किसको ए बार को डॉट बी बार को मल्टीप्लाई करेगा और फिर क्या लेगा होल बार लेगा, क्या करेगा होल बार नैंड गेट। ठीक है, अभी अपन को क्या करना है कि यहाँ पर डी मॉर्गन थ्योरम लगा सकते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, अगर बीच में डॉट है तो डॉट हटके क्या आ जाएगा प्लस और ये जो होल बार है ये होल बार हटके क्या आ जाएगा इंडिविजुअल बार बार आ जाएगा, ए बार और यहाँ बी बार आ जाएगा और यहाँ इंडिविजुअल बार आ जाएंगे। ठीक है, इंडिविजुअल बार आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये ए प्लस बी बन जाएगा, तो मतलब ये और गेट बन जाएगा, तो और गेट बन जाएगा तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ए प्लस बी आ रहा है, कैसे आ रहा है कि अगर दोनों जीरो है ए और बी जीरो तो वाई जीरो आना चाहिए, आ रहा है, या दोनों एक एक वन है तो वन आ रहा है, मतलब एक भी वन है, यहाँ पर एक वन है, और गेट की टेबल है, तो यही एक और गेट की टेबल है, ये एंड गेट की टेबल है, ये किसकी है एंड गेट की टेबल है, ये अलग टेबल है, और फिर ये नॉर गेट की टेबल या जो भी जिस भी गेट की टेबल है, ठीक है ना, ये नैंड गेट की या जो भी है, तो यही एकमात्र और गेट की टेबल है और इसका आउटपुट भी क्या रहा है और गेट, तो फोर ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, टू थिन लेंसेज आर द सेम फोकल लेंथ एफ बट वन इज कॉन्वेक्स एंड अदर वन इज कॉन्केव व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। तो फोकल लेंथ कितनी होगी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की, तो देखिए ठीक है फॉर्मूला होता है वन अपॉन एफ टू। अब दोनों की फोकल लेंथ इक्वल है तो एक की पॉजिटिव होगी एक की नेगेटिव होगी। ठीक है, तो दोनों की एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव,
तो दोनों घट घटा के क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ पर कितने आ जाएगा, टोटल आ जाएगा जीरो, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, और दोनों की फोकल लेंथ क्या है, सेम है। और एक क्या है उनमें से, एक कॉन्वेक्स है और अदर क्या है, कॉन्केव। तो एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव, तो दोनों घट के जीरो आ जाएंगे। अब एफ निकालना था, एफ को उधर भेजो और जीरो को नीचे भेजो, तो क्या आएगा देखो, तो ये आ जाएगा 1/0 इज इक्वल टू एफ। और 1/0 को क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी। तो यहां से आपको एफ कितना मिला, इन्फिनिटी। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कितना सिंपल है, क्या है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन 10 पर स्क्वायर वोल्ट एट पॉइंट पी ड्यू टू द डायपोल इज एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज के। तो ये कितना सिंपल है। ठीक है, बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या सर इसमें गलत क्या है, फॉर्मूला तो सही है ना। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर ये बहुत दूर नहीं है। ये जो अपन एक चीज लेते हैं ना, कि यहाँ पर जो आर है ना वो ग्रेटर ग्रेटर देन क्या होती है, यहाँ के बीच की डिस्टेंस को एल मान लो, मतलब ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है ना एल, तो आर ग्रेटर ग्रेटर देन एल लेते हैं ना, तब अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पर यहाँ पर आर ग्रेटर ग्रेटर देन एल है नहीं, ये 3 है तो ये सिर्फ 5 है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही पास चीजें हैं। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इंडिविजुअल चार्जेस का। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बस कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, करना क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल आप क्या लिखोगे, के क्यू बाई आर लिखते हो, के क्यू बाई आर वन लिखो और के क्यू बाई आर टू लिखो, बस। ये डिस्टेंस कितनी है, ये 3 है और ये 5 है, तो ये कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे क्यों, क्योंकि 3 और 2 देख लो 5 हो गई। और यहाँ पर देखो ये 3 और ये टोटल 5, टोटल कितनी हो गई, यहां से लेकर यहां तक की, ये 3 है और ये 5 है, तो टोटल कितनी हो गई, टोटल यहां से लेकर यहां तक की होगी 8 सेंटीमीटर। कितनी हो गई, यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर। तो इस चार्ज से इस चार्ज की दूरी कितनी थी, सिर्फ 2 सेंटीमीटर। अब बाकी सब चीजें हटा देता हूँ, अब ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, 3 वगैरह। अब आप देख सकते हो कि इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो के क्यू तो कांस्टेंट है, के और क्यू तो क्या है, कांस्टेंट है, खाली एक प्लस है चार्ज, दूसरा माइनस है, इसीलिए मैंने माइनस लगाया यहाँ पर। ठीक है, और तो कोई फर्क नहीं है, बस। तो अब इसको बाहर निकाल लो और कर लो सॉल्व। तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1/r1 -1/r2। अब R1 और R2 क्या है, 2 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, बस हो गया सॉल्व। ठीक है, यहाँ भी देख लो के क्यू में दे रखा है ना आंसर, तो बस आर कितना है, 1/, आप कहोगे 2, और सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, कितना आएगा, 10⁻²। और इधर भी बदल लो, या माइनस साइन, और 1/r2। R2 कितना, 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 10⁻²। बस हो गया। अब 10⁻² को ऊपर ले जाओगे, कितना आएगा, 10⁻+2। तो पोटेंशियल कितना आ गया, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर दिख जाएगा शायद। ठीक है, तो देखो के क्यू आएगा और यहाँ पर आएगा 1/2 -1/8, और ये 10⁻² बाहर आ जाएगा। ये जो नीचे था ना ये ऊपर जाएगा और कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद में 1/2 -1/8 कितना होता है, देखो 1/2 अगर बार लो आप, 2 बार लो, यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 4। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। अब बताओ 1 में से 1/4 गया, कितना बचा, 3/4। 1 में से 1/4 गया, कितना बचा, 3/4। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं 3/4। कितना लिख देते हैं, 3/4 लिख देते हैं। अब ये 2 अगर वापस भेजे तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो चलो यहीं पर कर देते हैं, 2 को वापस भेज दो और ये 8 हो जाएगा, 3/8। तो ये हो जाएगा 3/8। तो बस आप खुद ही देखो ये कितना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस फाइनल रिजल्ट को। आप देखो 3/8 को आगे लिखूंगा, v इज इक्वल टू 3/8, और यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, के क्यू, और कितना है, 10⁻²। ठीक है, आंसर किस में चाहिए था, आंसर चाहिए था इन 10⁻² के अंदर। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पर आंसर लिखे तो ये आ जाएगा 3/8 के क्यू, क्योंकि आंसर किस में चाहिए, इसके अंदर आंसर चाहिए। तो 3/8 के क्यू आंसर हो गया। तो 3/8 के क्यू कहाँ है, ये रहा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3/8 के। क्लियर है।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी बहुत सिंपल है. द एक्सटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन इन द फिगर. द एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज. तो एक्सटी ग्राफ दे रखा है, पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, द एक्सलेशन. तो एक्सलेशन क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर? एक्सलेशन होता है हमारे पास सिंपली ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. अब आप कहोगे ओमेगा कितना है? तो ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी. 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर आ जाएगा और एक्स. अब क्या पूछा गया यहाँ पर? द एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 2. टी इज इक्वल टू 2 पे पार्टिकल कहाँ है? एक्स कितना है? 1 है. तो टी इज इक्वल टू 2 पर निकालना ना. तो ए कहाँ पर निकालना है? टी इज इक्वल टू 2 पर. और वहां पर एक्स कितना है? 1 है. और टी कितना है? देखो टी कितना है, टोटल टाइम कितना ले रहा है यहाँ से यहाँ तक एक राउंड पूरा करने में? 8 सेकेंड. तो टी 8 है. तो यहाँ 2 पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा? पहले अभी 2 पाई रहने देते हैं और नीचे रह देते हैं 8. 8 सेकेंड स्क्वायर. और टी एक्स कितना है? एक्स एम्पलीट्यूड 1 है. एक्स एम्पलीट्यूड कितना है? 1 है. तो यहाँ पर 1 रख देते हैं. ठीक है. ठीक है. तो अब देखो ए टी इज इक्वल टू 2 पे कितना आ गया? टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे. टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना आ गया? 2 पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 से ये 4 कट जाएगा तो पाई/16 आ जाएगा. कितना आ जाएगा? पाई/16 आ जाएगा. ये देखो पाई स्क्वायर बाई 16 आ जाएगा और माइनस का साइन माइनस का रहेगा और 1 का 1 रहेगा. तो एक्सलेशन कितना आ जाएगा? पाई स्क्वायर बाई 16. ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस साइन नहीं है. माइनस साइन किसके साथ है? ये रहा पाई स्क्वायर बाई 16. तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. ये कितना इजी है. 10 रजिस्टर इज ऑफ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज में है टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल सेम बैटरी. द करंट इज इंक्रीज एन टाइम्स द वैल्यू ऑफ एन इज. तो यहाँ देखो पैरेलल में जुड़ेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर पैरेलल कितना हो जाएगा? आर पैरेलल आर पी लिख देते हैं ना. आर पैरेलल कितना हो जाएगा? आर अपॉन 10. और जब सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना होगा? आर सीरीज. तो सब जुड़ जाएंगे तो 10 आर. ठीक है. तो अभी पूछा क्या गया है कि पैरेलल में है जब 10 are resistance connected in series battery of even negligible internal resistance and those are connected in parallel same battery the current is increased and time. तो पहले सीरीज में है, पहले रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में है. उसके बाद में पैरेलल में है. तो पहले किस में? सीरीज में है. तो सीरीज में होंगे तो क्या होगा? सीरीज में होंगे तो रेजिस्टेंस जुड़ जाता है ना. तो 10 आर होगा. उसके बाद में किस में? पैरेलल में. तो रेजिस्टेंस 10 टाइम डिक्रीज हो जाएगा. फॉर्मूला आपको पता है पैरेलल करने का? 1/r. 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1/r1 प्लस 1/r2 सब बराबर है. तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, निकाल सकते हो. ठीक है ना. 1/r1 प्लस 1/r2 इस तरह से. तो अभी करंट क्या है? इस समय करंट आई बह रही है. इस समय करंट आई क्या होगी? बैटरी कितने की लगी हुई? सेम बैटरी यूज की है. तो बैटरी एक बार मान लो वी की है. तो यहाँ पहले केस में रेजिस्टेंस कितना है? 10 आर है. तो ये करंट बह रही है. ठीक है. पहले केस के अंदर I1 कह दो. अभी करंट क्या बह रही है? I2 पैरेलल के अंदर. तो सेम बैटरी सेम है, सेम बैटरी है. अभी रेजिस्टेंस कितना? R/10 है. तो ये 10 क्या होगा? ऊपर जाएगा. तो ये हो जाएगा 10V/R. अब मेरे को यहाँ बताओ कि V/R किसके बराबर है? किसके बराबर है? आप कहोगे 10 को इधर भेज दो तो 10I1 हो जाएगा. तो V/R यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा? 10I1. किसके बराबर आ जाएगा? 10I1 के बराबर आ जाएगा. तो यहाँ पर V/R है ना, इसको 10I1 लिखूंगा. किसके बराबर लिखूंगा? 10I1. तो I2 किसके आ जाएगा? 10 तो पहले से ही है. और V/R को किसके बराबर लिखूंगा? 10I1 की. तो टोटल कितना हो जाएगा? 100I1. आप खुद देखो कि I2 करंट किसके बराबर है? 100I1 के. तो वैल्यू ऑफ 10 कितनी हो जाएगी? द करंट इंक्रीज n टाइम्स. मतलब ये जो I2 करंट है ना, वो I1 करंट की n टाइम्स बढ़ती है. यहाँ पर लिखा है कि I2 करंट जो है ना, वो I1 मतलब पहले सीरीज में थे ना, उसकी n टाइम बढ़ती है. तो अब बताओ, पूछ रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ n क्या होगी. तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर I2 किसके बराबर आया है? I2 आया आपके 100I1 के. तो देखो n की जगह कितना आ गया? 100. तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. कितना सिंपल था. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज.
2 ohm and 6.8 at 80 centigrade. The temperature coefficient of the resistance of the wire is, तो अपन को पता है कि R क्या होता है, R नॉट 1 प्लस अल्फा टी, अल्फा डेल्टा टी, यही होता है। तो R कितना दे रखा है, 6.8 दे रखा है। स्टार्टिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 2 ओम। 1 प्लस अल्फा फाइंड आउट करना है। डेल्टा टी कितना है, 80 और 0, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा टी कितना आ जाएगा, 80 माइनस 0। 80 माइनस 0, ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 0 डिग्री है, तो अंतर कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूंगा 80। ठीक है, अब 2 का डिवाइड दूंगा, कितना आएगा, 68 का आधा, तो आ जाएगा 3.4। 1 प्लस 80 अल्फा। अब 1 को इधर भेजूंगा, 3.4 में से 1 गया तो 2.4 इज इक्वल टू 80 अल्फा। अब मैं 80 को भी यहां से हटाऊंगा और इधर डिवाइड लगा दूंगा, 80 को यहां नीचे डिवाइड लगा दूंगा, तो यहां पर देखो क्या होगा, पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ कितना आएगा, 10। ठीक है, अभी इसको भी सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं और बता सकते हैं क्या आएगा। कैसे सिंपल तरीके से कर सकते हैं, 4 का डिवाइड इसमें कितनी बार गया, 6 बार, और 4 का डिवाइड इसमें कितनी बार जाएगा, 20 टाइम्स, तो ये हो गया 200। अब 2 का डिवाइड दे दो तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 10, तो 10 और 10 100 हो गया, तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया, ऊपर है 3, नीचे कितना है 100, तो 3/100। तो क्या लिखोगे, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो ये आ जाएगा आपके अल्फा। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, क्लियर है, कितना सिंपल चीज है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन इज दिस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन। तो थर्ड ऑर्बिट अलाउड, तो आर कितनी होती है हाइड्रोजन के लिए, प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होती है। तो देखो पहली आप ले लो किसके, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड, तो आपको R3/R1 फाइंड आउट करना है, तो आप क्या लिखोगे, n कितना हो जाएगा 3, थर्ड के लिए n 3 हो जाएगा और फर्स्ट के लिए n 1 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसके लिए n कितना रखोगे, n रखोगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर, और यहाँ कितना रखोगे 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ आ जाएगा 9/1। अब इस R1 को उधर भेज दो, तो R3 कितना आ गया 9R1। अब R1 कितना दे रखा है, 5.3 इंटू 10 टू द पावर 1 दे रखा है। ठीक है, ये R1 अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा। ठीक है, ये R1 हो गया, तो 9 इंटू ये कितना दे रखा है 5.31, 5.3 इंटू 10 टू द पावर 11। अब इसको सॉल्व करके देख लो। ठीक है, 7 आएगा, चलो ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा सॉल्व। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, R3 कितना आ जाएगा, R3 इज इक्वल टू आ जाएगा 27 कैरी 2 45, 45 और 47, 47 10 टू द पावर माइनस 11। अब देखो पॉइंट को अगर आगे खिसकाऊंगा तो ये एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, तो R3 कितना आ जाएगा 4.77 एंगस्ट्रॉम। 10 टू द पावर माइनस 10 को क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, तो 4.77 एंगस्ट्रॉम हो गया, कितना सिंपल सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 43, ये भी बहुत सिंपल है। तो देखिए आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2। अब आप देखो कि यहाँ पर एंड पॉइंट पे पूछ रहा है, एंड पॉइंट पर फील्ड यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसके कारण फील्ड क्या होगा, करंट ऐसे जा रही है, तो इसके कारण फील्ड कहाँ होगा, इस वायर के कारण फील्ड होगा अंदर की साइड, इस वायर के कारण भी फील्ड कहाँ होगा, अंदर की साइड। लेकिन ये जो सर्कुलर वायर है ना, इसकी वजह से फील्ड होगा आउटवर्ड। ठीक है, तो दोनों स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड कहाँ होगा, अंदर की साइड, और सर्कुलर वायर की वजह से फील्ड आउटर साइड होगा। राइट हैंड रूल यूज करना है। तो अभी देखो एक थीटा तो 90 डिग्री है, ठीक है, और दूसरा कितना होगा थीटा 90, एक थीटा 90 डिग्री और दूसरा 0 डिग्री होगा। ठीक है, दूसरा थीटा कितना होगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर एक थीटा आपको 90 डिग्री रखना है, दूसरा थीटा क्या रखोगे 0 डिग्री। नॉर्मली क्या होता है, इनफाइनाइट वायर होता है ना, तो उसके मिड पर फाइंड आउट करते हैं, मिड पर फाइंड आउट करते हैं, तो एंगल जो बनता है ना, एंगल यहाँ से वो दोनों ही 90 डिग्री बनते हैं। कितने बनते हैं 90, क्योंकि इनफाइनाइट कभी पहुंचेगा नहीं, तो दोनों ही यहाँ से 90 बनते हैं। लेकिन
अगर एक वायर कैसा है, वायर इस तरह से कि इनफाइनाइट से तो आ रहा है, लेकिन यहाँ आके इस पॉइंट पर आपको फील्ड पूछता है यहाँ पर, तो अब देखो यहां से एक एंगल तो कितना बनना 90 डिग्री, ठीक है, लेकिन दूसरा एंगल जो जाएगा इस वायर के लिए, दूसरा एंगल इसकी तरफ कितना जाएगा, ये वाला जो एंगल है ना ये 90 डिग्री जाएगा, लेकिन एक एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दूसरे के लिए एंगल खुला ही नहीं है ना, यहाँ एंगल खुला ही नहीं, यहीं पर खत्म हो गया, तो एंगल 0 डिग्री, लेकिन यहाँ एंगल कितना खुला 90 डिग्री, तो इसमें से एक एंगल हो जाता 90 डिग्री और दूसरा 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, तो क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा 0। तो अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि 1 + 0 क्या होता है 1 ही होता है, तो म्यू नॉट आई अपन 4πd बचेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, कि स्ट्रेट वायर के एंड पर फील्ड कितना होता है, स्ट्रेट वायर के एंड पर फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपन 4πd होता है, और मिड में कितना होता है, मिड में हो जाता है 2πd, मिड में हो जाता है 2πd, तो मिड में पूछा नहीं एंड में पूछा है तो 4πd रहेगा, ठीक है। अब देखो इसके कारण भी म्यू नॉट आई अपन 4πd किधर अंदर की तरफ, प्लस इस वायर के कारण भी कितना है म्यू नॉट अपन 4πd अंदर की तरफ, और प्लस इस सर्कुलर वायर के कारण आउटर की तरफ, सर्कुलर वायर का फील्ड कितना होता है म्यू नॉट आई अपन 2r, कितना होता है म्यू नॉट आई अपन 2r इंटू थीटा अपॉन 2π, क्या लगता है इंटू थीटा अपॉन 2π, और ये क्या फील्ड, ये आउटर इनवर्ड डायरेक्शन में। अब थीटा कितना है, तो ये कितना है, अगर पूरा सर्कल होता तो थीटा कितना होता 2π हो जाता, लेकिन अगर आधा सर्कल है तो थीटा कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, ठीक है ना, हाफ घूमेगा ना, पूरे सर्कल की सर्क्यूफेरेंस क्या होती है 2πr, और आधे सेमी सर्कल की सर्क्यूफेरेंस क्या होती है πr, तो एंगल आधा हो जाता है, तो इसी जगह इसी वजह से थीटा की जगह क्या लिखेंगे पाई रखेंगे, आधा एंगल। तो अभी देखो जो अंदर वाले हैं ना इनको मैं क्या लिखूंगा माइनस, और जो बाहर वाला है, सॉरी ये बाहर की तरफ आएगा ना, ये अंदर की तरफ नहीं जाएगा, फील्ड आएगा बाहर की तरफ, ये फील्ड आएगा बाहर की तरफ, तो बी क्या आ जाएगा, ये 2 म्यू नॉट आई जाएंगे 2 म्यू नॉट आई अपन 4πd। अब ये अंदर की तरफ है तो इसके आगे माइनस साइन लगा दूंगा, और ये बाहर की तरफ है इसलिए इसकी तरफ प्लस साइन लगा दूंगा, ठीक है। थीटा को क्या लेंगे पाई लेंगे म्यू नॉट आई अपन 2r, और यहाँ थीटा की जगह क्या लगा देंगे पाई अपॉन 2π, तो देखो पाई से पाई कट गया, बचा कितना हाफ, तो ये 4r हो गया। अब आप ये 4r कॉमन ले लो, और 4r r कितना है, ये r, ये भी तो r ही है ना, ये वाली डिस्टेंस भी तो r है, ये वाली डिस्टेंस भी तो r है, और ये वाली डिस्टेंस भी r है, तो ये डी डी नहीं है, ये सब r ही है, ये d की जगह सब जगह क्या r ही है, सब डिस्टेंस r ही तो है, ठीक है ना। ये भी जो d है ना, ये वाली डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक की, ये डिस्टेंस भी क्या r इजिकल टू डी है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी r इजिकल टू डी है, ठीक है। तो यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4πr लिख सकते हो, ठीक है, माइनस के साइन के साथ। और मुझे यहाँ पर कॉमन लेना था, मुझे यहाँ पर क्या करना था कॉमन लेना था, तो d हटा के अपन यहाँ पर r लिख देते हैं पहले एक बार, तो यहाँ r हो जाएगा, यहाँ r हो जाएगा, यहाँ r हो जाएगा। अभी अपन यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या लेंगे देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4r कॉमन ले लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, तो आप देखो ये पूरा पूरा कॉमन ले लिया म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ये देखो ये 4r हो रहा है ना, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4r हो जाएंगे, तो इस तरह से मैंने ये पूरी चीज कॉमन ले ली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, क्या बचेगा इसकी जगह 1, और माइनस यहाँ भी म्यू नॉट आई अपॉन 4r बार ले लिया, ठीक है। तो यहाँ बचेगा कि 2 अपॉन r, 2 अपॉन नहीं 4r बार लेना, पाई बार थोड़ी लेना है। तो देखो म्यू नॉट आई और 4r बार ले लेंगे, बचेगा क्या 2 अपॉन पाई, और माइनस का साइन भी तो बचेगा 2 अपॉन पाई। तो देखो ये आंसर कौन से मैच कर रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 4r 1 माइनस 2 पाई, और मैंने किसको पॉजिटिव लिया है, बाहर वाले साइन को मैंने पॉजिटिव लिया है, और ये दोनों जो अंदर जा रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड, इनको मैंने माइनस लिया है, ये देखो यहाँ माइनस लगाया और इसको प्लस लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये क्या है, मैंने बाहर वाले को पॉजिटिव लिया है, तो आउटवर्ड बाहर जो जा रहा है ना आउटवर्ड है, तो पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 1 माइनस 2 अपॉन पाई, पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज, तो आउटसाइड ऑफ द पेज पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 44 क्या है, A satellite is orbiting just above the surface of the earth with a period t. If d is the density of the earth and g is the universal constant of the gravitation, the quantity 3 pi upon gt, ये अपन को बताना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं कि सैटेलाइट क्या है,
जस्ट अबाउट द सरफेस, मतलब यहाँ पर सैटेलाइट अर्थ है और उसके बहुत ऊपर नहीं उड़ रही है। सैटेलाइट लगभग अर्थ के सरफेस के अराउंड ही उड़ रही है, बहुत पास, बहुत पास। तो यहाँ पर आप सैटेलाइट की डिस्टेंस आर को किसके बराबर ले सकते हो? अर्थ की रेडियस आर के बराबर ले सकते हो, क्योंकि इन्होंने इंफॉर्मेशन में यही बोला है। तो अगर इन्होंने इंफॉर्मेशन ये दी है तो इसका कैसे यूज कर सकते हैं? तो हमेशा इसी से सॉल्व करना सीखो। तो ये कह रहा है कि क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, तो चलो देखते हैं क्या रिप्रेजेंट करती है। तो देखो क्वांटिटी क्या दी है इन्होंने, 3 पाई/जी डी क्या रिप्रेजेंट करती है देखते हैं। जी डी, ये डी डेंसिटी है। डेंसिटी को क्या लिखते हो? डेंसिटी को आप लिखते हो m/v, और v को क्या लिखते हो? m/4/3 पाई r क्यूब। ये अर्थ की रेडियस है, आर क्यूब जो अर्थ की रेडियस है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, 3 पाई/जी, और डी को क्या लिखेंगे? रेडियस अपॉन वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा। ये वॉल्यूम कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 पाई/जी एम, और v की जगह कितना आ जाएगा? v की जगह आ जाएगा 4/3 है पूरी। तो 3 से 3 कट जाएगा, और क्या है? और तो कुछ कटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो, ये क्वांटिटी किसके बराबर आ रही है? 3 पाई/जी डी जो है ना, ये क्वांटिटी किसके बराबर आ रही है? 4। तो 4 है, और ये क्या पाई पाई हो गया, कितना? पाई स्क्वायर। तो 4 पाई स्क्वायर, ये क्या आ रहा है? आर क्यूब, और ये आ रहा है जीएम। तो ये आ रहा है r³/gm। ये कुछ क्वांटिटी सिमिलर नहीं लग रही, क्योंकि हमें पता है कि t क्या होता है। t अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि t क्या होता है? 2 पाई√ओवर, यहाँ पर जगह भी नहीं है, मुझे कहीं और बताना पड़ेगा, ऊपर बता देते हैं। यहाँ बता देता हूँ कि t क्या होता है, ठीक है। ये क्वांटिटी आपको याद होगी कि t क्या होता है। t होता है हमारे पास 2 पाई√r+h⁻³ ये क्वांटिटी पड़ी है। लेकिन अभी अर्थ, सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस से जस्ट अबव है। तो r+h कितना हो गया? ये अर्थ है, तो अर्थ के जस्ट पास उड़ रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि ये जो r+h है ना, ये r+h अब किसके बराबर? लगभग लगभग r के बराबर है, तो ये बहुत ही पास उड़ रही है। तो r+h को क्या लिख सकता हूँ? r लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो r+h को अगर मैं यहाँ पर r लिख दूं, h को हटा दूं एक बार के लिए, तो r³ हो जाएगा। r+h का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? r³ के। अब मैं स्क्वायर करूं इसका, t स्क्वायर करूं तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई, r³ का r³, और बाई gm का gm। तो देखो t स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? इसी के बराबर आ रहा है। देखो 4 पाई² r³/gm दोनों मैच कर रहा है। तो 3 पाई/gd किसके बराबर है? टी स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर है? और यही इन्होंने पूछा किसके बराबर है, तो टी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो क्वेश्चन इजीली कर लोगे, नहीं तो यहाँ पर आने के बाद अटक जाओगे कि अब आगे क्या करें। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन द रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक। देखिए 45 क्या है? A bullet from a gun is fired on a rectangular wooden block with velocity u. When bullet travels 24 centimeter through a block along its length horizontally, velocity of a bullet becomes u/3. Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to the rest exactly at the other end of the block. Total length of the block is, तो total length बतानी है ब्लॉक की क्या होगी। अब ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। क्या करना है कि एक बुलेट है जो गन से फायर हुई है, उसकी वेलोसिटी क्या है? u है, ठीक है। और तो अपन फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूटन की थर्ड इक्वेशन, v² = u² प्लस 2as। एस क्या डिस्टेंस है? तो देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u थी, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? u/3। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई u/3। इनिशियल कितनी थी? u का स्क्वायर था, और ये कितना है? 2, और a, और s कितना था? 24 सेंटीमीटर। तो s था 24 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻², क्योंकि मीटर में बदल रहे हैं, मीटर में बदल रहे हैं, 10⁻² लिखेंगे। तो u/3 कितना हो गया? u²/9, और इस u² को इधर भेजेंगे तो ये माइनस का u², और ये कितना आ जाएगा? 48।
तो 0.48 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना 0.48। तो ए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8/9, 8²/9, और इस 48 का डिवाइड कर दो इसमें। ठीक है, या 0.48 इधर लिख दो। अब 48 का डिवाइड यहाँ करोगे तो कितना आएगा, नीचे चला जाएगा 0.48, तो यहाँ आ जाएगा 0.48। अब अगर आप इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना आएगा, पॉइंट हटाने के ऊपर 100 आएगा, और 848 किससे कट जाएगा, 6 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा ए, तो ये आ जाएगा आपके ए इज इक्वल टू आ जाएगा 100u², कितना आ जाएगा 100u², 9×6 = 54, तो ये आपके पास ए आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखो ये प्लस का है ना, जब आप इसको इधर भेजोगे, या फिर ये देखो u²/9 में से u² माइनस करोगे ना, तो ये माइनस का 8² बचेगा, तो यहाँ माइनस का साइन जरूर आएगा। ठीक है, ये प्लस का है इधर ही पड़ा रहेगा, और जब इसको भेजोगे तो ये u² में से u²/9, ये 9 है, u²/9 में से u² माइनस करोगे ना, तो 8 माइनस का 8 u²/9 आएगा, तो ये माइनस का साइन लिखना मत भूलना। ठीक है ना, ये गलती मत कर देना। अभी देखो हमारे पास ये आ गया, अब अपन को इसको सॉल्व करना है, देखना है कि आंसर क्या आएगा। तो अब मैं वापस ऊपर वाला हटा दूं सारी चीजें, या चलो अपन साइड में कर लेते हैं ना। अभी देखो करना क्या है कि टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अभी क्या बोला, फर्दर पेनिट्रेट करके क्या हो जाती है, सेम डायरेक्शन में रेस्ट में आ जाती है। बंदूक की जो गोली है वो रेस्ट में आ जाती है, मतलब v² = u² + 2ac रखेंगे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस बतानी है, फाइनल 0 हो गई है, इनिशियल कितनी थी u² + 2, a कितना है 100/54 है, कितना है a की जगह 100 रखेंगे, तो 100u²/54, ये आ गया अपन का a, और s है टोटल, ये s जो है ना टोटल पेनिट्रेटिंग लेंथ है। तो u² को इधर भेजेंगे तो माइनस का u² हो जाएगा, माइनस का u², ये u है। ठीक है ना, ये u है, याद रखना ये u है, और ये कितना जाएगा 2 से ये 54 जाएगा 27, तो माइनस का 100/27 st बचेगा। अब देखो, और u² भी तो आएगा ना, तो ये u², अब u² से u² कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 27 इधर आ जाएगा, तो st कितना हो जाएगा 27/100, तो st आ जाएगा आपके पास 27/100, तो कितना आएगा अपन के पास 0.27, कितना सेंटीमीटर आ जाएगा ना, मीटर। ठीक है, ये मीटर में आएगा, क्योंकि अपन ने आंसर किस में लिया था, ये देखो ये यहाँ पर 24 लिया था, ये अपन ने मीटर में चेंज किया था, तो ये भी आंसर मीटर में आएगा। अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल लेंथ सेंटीमीटर में कितनी आ जाएगी, इसको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और 100 से मल्टीप्लाई करते ही आपका सेंटीमीटर आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल पेनिट्रेटिंग लेंथ कितनी होगी, द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज 27 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, और रिमेनिंग लेंथ पूछे तो पहले कितनी की 24, टोटल लेंथ कितनी है 27, तो पहले इस ब्लॉक की लेंथ थी कितनी, टोटल लेंथ है 27, और पहली बार कितनी की थी u/3 हो गई थी, u से u/3 हो गई थी, तो 24 कर ली थी, तो 24 कर ली थी, टोटल कितनी है 27, तो बची हुई कितनी है 3, क्योंकि 24 + 3 कितना होता है 27। तो अगर रिमेनिंग पूछे तो कितना आएगा 3 सेंटीमीटर, लेकिन इन्होंने रिमेनिंग नहीं पूछी, इन्होंने क्या पूछी, टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ हो जाएगी 27। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत इजी है, द नेट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एज शोन इन द फिगर विल बी। तो नेट इंपीडेंस बताना, नेट इंपीडेंस कैसे करेंगे, देखो पहले आप ओमेगा एल फाइंड आउट कर लो, तो वो आ जाएगा एक्सएल, सॉरी जेड हमारे पास क्या होता है, √r² ब्रैकेट में आ जाएगा एक्सएल - एक्सी का होल स्क्वायर। अब एक्सएल क्या होता है, एक्सएल हमारे पास होता है ओमेगा एल। ठीक है, और एक्सएल को क्या लिख सकते हैं 2πf × एल, 2π तो 2π रहेगा, एफ कितना दे रखा है 50 हर्ट्ज, तो 50 लिख देंगे, और एल कितना दे रखा है 50/π, मिली भी है। ठीक है ना, मिली मतलब 10⁻⁻3, तो ये 50/π है, और मिली को रखेंगे 10⁻⁻3। ठीक है, 10⁻⁻3 रखेंगे, तो अब देखो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सएल कितना आ जाएगा 25 और 5000, 5000 10⁻⁻3 किया, तो ये आ जाएगा 5000 10⁻⁻3, तो 3 से 3 जीरो कट जाएंगे, तो आ जाएगा 5 ओम, कितना आ जाएगा, तो एक्सएल तो आ गया आपके पास 5 ओम।
अब एक्सी देखो, अभी अपन को क्या निकालना है, एक्सी निकालना ना। तो एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ओमेगा सी। ठीक है, इसको लिख सकते हो 1/2 पाई एफ सी। तो एक्सी निकालोगे तो एक्सी कितना आएगा, 1/2 पाई एफ कितना है 50, और सी कितना है, सी देखो कितना देर का, 10⁻³ माइक्रो। तो यहाँ पर लिखोगे 10⁻³ अपॉन पाई इंटू माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। ठीक है, तो अब देखो पाई से पाई कट गया, और 2 इंटू 50 कितना होता है, 100। 100 होता है, 100 और 10⁻³ कितना होता है, 10⁻5, और ये 10⁻6 है, तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 1/10⁻, ये आ जाएगा 5, ये 100 हो गया ना, 50 इंटू 2 100, और 100 और 10⁻³ कितना होगा 10⁻5, और ये 10⁻6, तो दैट इज 1/10⁻⁻1, ऊपर जाके +1 हो जाएगा, तो 10 ओम, कितना के 10 ओम, आर कितना देर का है 10 ओम। तो बस अब सॉल्व कर लो, आर कितना है 10 का स्क्वायर, एक्सएल कितना है 5, एक्सी कितना है 10, तो 5 माइनस 10, तो 5 माइनस 10 का स्क्वायर, 5 माइनस 10 कितना था 5, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 5 माइनस 10 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25, तो 125 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा √125। और 125 का रूट क्या लिख सकते हैं, 125 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 25, तो 25 का रूट कितना होता है 5, और √5 अंदर रह जाएगा, तो ये जेड आ जाएगा 5√5, 5√5। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, अ वायर कैरिंग अ करंट आई अलोंग द positive x-axis has the length L. It is kept in the magnetic field B equal to this. The magnitude of the magnetic force acting on the wire is. तो अपन को पता है F इजिकल टू क्या होता है, आई एल क्रॉस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन को पता है। ठीक है, एल क्रॉस बी होता है। तो F कितना हो जाएगा यहाँ पर, आई कितना है, आई है अपन के पास यहाँ पर, आई तो आई है, ठीक है ना, आई दे नहीं रखा, आई सिर्फ आई दे रखा है, एल सिर्फ एल दे रखा है, लेकिन एल किस में है, इन एक्स एक्सिस में, एल एक्स एक्सिस में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एल आई कैप, प्लस बी किस में, बी का फॉर्मूला ये रहा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ना, यहाँ मैं प्लस क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, यहाँ प्लस नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, और यहाँ पर बी की जगह क्या आ जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, तो F इजिकल टू क्या आ जाएगा, आई एल बार आ जाएगा, आई को आई से करेंगे तो 0। ठीक है, आई को जे से करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई आई क्रॉस जे के कैप होता है, तो यहाँ पर 3k कैप आ जाएगा, तो प्लस 3k कैप। और आई को जब के से करेंगे तो आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे, माइनस माइनस प्लस जे, तो प्लस 4j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कितना आएगा, 3 और 4 का मैग्नीट्यूड कितना होता है, एफ का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आई एल ही रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 और 4 का स्क्वायर कितना था, 9 और 16 25, 25 का √5, तो आ जाएगा 5 IL, तो रूट आ जाएगा 5 IL, रूट क्या आ जाएगा, तो रूट आ जाएगा 5 IL, तो ये आ जाएगा 5 IL। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, calculate the maximum acceleration of the moving car so that a body lying on the floor of the car remains stationary. The coefficient of static friction between the body and the floor is 0.5. तो अभी एक कार है, ये कार है, ठीक है, इसकी क्या है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सलेशन ऑफ मूविंग कार सो दैट बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर। तो कोई बॉडी ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा है, वो स्टेशनरी रहे। अब मैक्सिमम एक्सलेशन कार कुछ से जा रही है, तो ये बॉडी भी उसी एक्सलेशन के साथ जानी चाहिए ना, और ये एक्सलेशन उसको प्रोवाइड कौन करेगा, ये एक्सलेशन उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, कौन करेगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता क्या है, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो फ्रिक्शन को क्या लिखेंगे, म्यू एन। ठीक है, अब अपन को मैक्सिमम एक्सलेशन फाइंड करना है, तो मैक्सिमम फोर्स क्या होता है, फोर्स यहाँ पर प्रोवाइड कौन करेगा, फोर्स फ्रिक्शन फोर्स ही प्रोवाइड करेगा, और फोर्स को क्या लिख सकते हैं, M×A, और फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिख सकते हैं, μ×n। और n क्या होता है, n इक्वल टू होता है, n क्या होता है, जितना नीचे लगता है mg, उतना ही तो n लगता है ऊपर, mg रिएक्शन फोर्स।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम ए, और यहाँ पर आ जाएगा म्यू एम जी। तो एम से एम कट जाएगा तो ए किसके बराबर आ जाएगा, म्यू इंटू जी। म्यू कितना दे रखा है 0.15 और जी कितना दे रखा है 10। तो ए मैक्सिमम, ये मैक्सिमम एक्सलेशन है, ठीक है, ये मैक्सिमम एक्सलेशन कह सकते हो। मैक्सिमम के लिए एम लगा रहा हूँ, ठीक है, आप एम ए एक्स भी लगा सकते हो मैक्सिमम के लिए। तो 0.15 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा ए मैक्सिमम, ए मैक्सिमम आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि इन द फिगर शोन हियर व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो यहाँ पर तीन कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा, साइड में कॉन्केव लेंस दे रखे हैं। तो क्या करना है यहाँ पर अपन को F1 F2 F3 फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद में क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। तो आप देखो कि कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन। तो यहाँ पर देखो अपन निकाल लेते हैं पहले 1/F1। तो 1/F1 क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1। सबके लिए फॉर्मूला एक ही लगेगा, ठीक है ना। किसी के लिए भी अगर फोकस लेंथ निकालनी है ना, तो फोकस लेंथ का फॉर्मूला जो है ना आप यही लगाओगे। चलो जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। तो 1/R1 माइनस 1/R2, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। तो देखो अगर फोकस लेंथ फर्स्ट के लिए निकालनी है तो यहाँ पर क्या है, म्यू कितना है यहाँ पर 1.6 है। तो 1.6 में से 1 गया तो कितना हो जाए 0.6, ठीक है। तो यहाँ पर 0.6 लिखोगे, 0.6, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 1/R1 जो कि इंफिनिटी है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ना, प्लेनो कॉनकेव लेंस है, ठीक है। और 1/20 इधर आ जाएगा, और कितना हो जाएगा 0.6/20, ये कितना आ जाएगा माइनस का 0.6/20, ये अपन के पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह 1/F3 क्या है, 1/F3 मतलब इसकी फोकल लेंथ F1 बोल रहा हूँ, इसकी F2 और इसकी F3 जो आप बोल सकते हो, बोलना चाहो तो, ठीक है। इस तरह से फोकल लेंथ बात चल रही है। अभी देखिए कि 1/F3 क्या होगी, यहाँ पर भी कितना है, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, इस वाले लिक्विड का भी। तो यहाँ पर भी क्या आएगा 0.6। F3 पहले निकाल रहा हूँ, F2 हम लास्ट में निकाल लेंगे, ठीक है, इनटू अभी इस में कौन सा ये वाला सरफेस पहले आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/20 और माइनस का 1/इंफिनिटी कर सकते हो। तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा माइनस का 0.6/20, और लास्ट में 1/F2 निकाल लो। F2 कितना है, ये वाला 1/5 है। तो 1/5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0.5, मतलब 1.5 में से 1 गया ना, तो 0.5 बचेगा, ठीक है, इनटू, और यहाँ पर दोनों की लेंथ कितनी है 20 दे रखी है ना, R1 R2 20, तो 1/20 आ जाएगा प्लस का। तो ये कितना हो जाएगा 2/20 हो जाएगा, 2/20 हो जाएगा, और 2 इससे 0.1 से मल्टीप्लाई, 0.5 से 2 मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 1, तो आ जाएगा 1/20, ठीक है। अब अपन जानते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्विवेलेंट क्या होता है 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, इन तीनों को जोड़ लो और आंसर आ गया। F1 कितना है माइनस 0.6, प्लस 1/20 और फिर से माइनस 0.6/20। अब देखो अब अपन को करना क्या है, जोड़ लेते हैं और बता देते हैं कि आंसर क्या आएगा फाइनली। तो 1/F इक्विवेलेंट इस तरह से आ जाएगा, और देखो फाइनल आंसर क्या आएगा, इसी में मैं आगे लिख देता हूँ। 1/F इक्विवेलेंट, नीचे सब 20 है, तो 1/F इक्विवेलेंट, नीचे सब 20 है तो 20 का एलसीएम ले लो। तो 0.6 और 0.6 कितना हो जाएगा 1.12, माइनस का 1.2 और प्लस 1, तो 0.2 कितना आ जाएगा माइनस का 0.2/20। पॉइंट हटाएंगे कितना आएगा 10, और 2 से काटेंगे कितना आएगा 10, तो माइनस का 1/100 कितना आएगा माइनस का 1/100। सॉल्व कर लेना बच्चों वाली चीजें। अब देखो इसको उल्टा करोगे, उसको भी उल्टा करोगे, तो एफ इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 100। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो 1/F इक्विवेलेंट किसके बराबर आया माइनस 1/100 के। तो इस चीज से अपन क्या लिख सकते हैं कि एफ इक्विवेलेंट क्या होगा माइनस का 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सारी चीजें सेंटीमीटर में दे रखी थी, ये देखो 20 सेंटीमीटर, तो माइनस का 100 पहला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 100 पहला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन क्या है,
A horizontal bridge is built across a river. A student is standing on the bridge, throws a small ball vertically upward with a velocity 4 meter per second. The ball strike the water surface after 4 seconds. The height of the bridge over. तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. मतलब एक ब्रिज है, ये एक रिवर चल रही है, उसके ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है. तो ब्रिज पे कोई लड़का खड़ा है या जो भी है, वो बॉल को ऊपर गिराता है और बॉल नीचे आके गिरती है. ठीक है, तो पहले अपन बॉल के ऊपर जाने का टाइम कैलकुलेट करेंगे. जितना ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा. तो देखो ऊपर जाने पर बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू 0. तो न्यूटन इक्वेशन लगा देते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या जी टी लगा देते हैं. ठीक है, अभी देखो कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0. इनिशियल वेलोसिटी कितनी फेंकी थी, 4 से, प्लस 10 इंटू टी. तो देखो जी क्या होगा, माइनस होगा ना, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो जी कहाँ लगेगा, ऊपर जा रहा है तो जी नीचे की तरफ लगेगा ना. जब गेंद ऊपर की तरफ जा रही है तो जी कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगता है ना. और जब नीचे आ रही होती है तब नीचे की तरफ ही लगता है, तब जुड़ जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर जी क्या हो जाएगा, माइनस का 10t हो जाएगा. तो 10t को इधर भेजोगे तो यहाँ 10t इज इक्वल टू 4. तो t कितना आ जाएगा, 4/10, दैट इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड. अब आप कहोगे सर बस 0.4 सेकेंड इसको लगेगा ऊपर जाने में, तो नीचे आने में भी तो 0.4 ही लगेगा. तो यस बिल्कुल. तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टी टोटल जो लगेगा ना, वो इसका इसका 2 गुना लगेगा, 0.4 सेकेंड प्लस 0.4 सेकेंड. तो टोटल टाइम लगेगा ना टी टोटल, वो टोटल लगेगा 0.8 सेकेंड. कितना लगेगा, 0.8 सेकेंड लगेगा ऊपर से नीचे आने में, यहां तक वापस उसी तक. जिस पोजीशन से इसने फेंका था ना उसी पोजीशन में आने में 0.8 लगेगा. लेकिन अभी बॉल के पास नीचे जगह है ना, वो ऐसे फेंक रहा है और बॉल ऐसे जाके नीचे ब्रिज में जा रही है, तो ऊपर जाने में 0.4 और वापस वहां तक आने में 0.4. लेकिन अभी नीचे क्या है, नीचे रिवर है ना, नदी बह रही है, हम तो ब्रिज पे खड़े हैं. तो ब्रिज पे खड़े होकर बॉल फेंकी और बॉल ऊपर गई 0.4 सेकंड में, 0.4 सेकंड में हमारे तक वापस आ गई. यहाँ बॉल कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी. लेकिन नीचे जाएगी तो नीचे कितनी देर तक जाएगी, ये कह रहा है कि बॉल स्ट्राइक द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकंड. मतलब जब छोड़ा है हाथ से, छोड़ने के बाद 4 सेकंड बाद में वो आके नीचे रिवर से टकराती है. लेकिन 8 सेकंड में क्या करेगी, 0.8 सेकंड में तो वो वापस आ जाएगी हम तक. उसके बाद में 4 सेकंड में से कितना, 0.8 तक तो बराबर, बाकी का टाइम में वो रिवर में गिरेगी. तो इस 4 सेकंड में से कितना माइनस कर दो, वो 0.8 माइनस कर दो, क्योंकि उतने टाइम में क्या होगी, ये बॉल यहां से जाएगी और इसके पास वापस आएगी. ठीक है, 0.4 ऊपर गया, 0.4 में नीचे आया. अब बाकी टाइम में ये क्या करेगी, गेंद, बाकी टाइम में ये गेंद अब जो है वो नीचे रिवर बह रही है ना, तो अब गेंद यहाँ पर ये बाकी टाइम जो है इस रिवर में गिरने में ये टाइम लगाएगी. ठीक है, तो ये टाइम जो 3.2 सेकंड लेगी ना, ये नीचे गिरने में लगी, तो 0.4 और 3.2 टोटल मिलाओगे ना तो 4 सेकंड हो जाएंगे. तो 4 में से ये टी रिमेनिंग है, ये क्या है, टी रिमेनिंग, बचा हुआ टाइम. ये रिमेनिंग टाइम लिख रहा हूं मैं, टी रिमेनिंग. तो टी रिमेनिंग कितना हो गया, 4 माइनस 0.8 दैट इज 3.2 सेकेंड. तो ये रिमेनिंग टाइम है, इतनी देर बॉल गिरेगी, बॉल इतनी देर गिरेगी. तो वापस से यही फॉर्मूला लगा दो, वापस से ये फॉर्मूला लगा दो. तो चलो लगा देते हैं. अपन क्या फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी. अब नीचे गिर रही है तो स्पीड बढ़ेगी. तो इनिशियल स्पीड कितनी है, यहां पर इनिशियल स्पीड कितनी है, तो फेंकी किससे थी, 4 से. 4 से फेंकी थी तो वापस भी कितने से आएगी, जब 4 से फेंकी थी तो 4 से आएगी. हम यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस ले नहीं रहे हैं, तो जितने से फेंकोगे जब वापस गेंद आती है तो उसी स्पीड से आती है. ठीक है, एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो 4 से ही आएगी. तो ये 4 क्या बन जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा. तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 4. जी कितना है, अब देखो जब बॉल रिवर में गिर रही होगी ना तो जी सपोर्ट कर रहा होगा, जी लगातार उसकी स्पीड बढ़ा रहा होगा. तो जी लगातार उसकी स्पीड बढ़ा रहा होगा तो 10, और टी की जगह कितना आ जाएगा, 3.2. लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, हाइट ऑफ द ब्रिज पूछा है. तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना है. हाइट ऑफ ब्रिज के लिए क्या लगाना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर. तो यहाँ पर एस इज इक्वल टू, आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, इससे आपको ब्रिज की हाइट मिल जाएगी. तो देखो स्पीड कितनी है, 4, चल कितनी देर के लिए रही, 3.2 सेकेंड. ये देखो ये 3.2 रिमेनिंग टाइम लेना है, टी रिमेनिंग लेना है. ठीक है, तो यहाँ पर ये रिमेनिंग टाइम लेना है, टी आर प्लस हाफ. जी कितना है, 10 है, और टी आर कितना है, 3.2 सेकेंड है. कितना है, 3.2 सेकेंड है. तो यहां पर स्क्वायर कर लेना, तो ये कितना आ जाएगा, 8, और ये आ जाएगा 12.8 प्लस 2 से ये
5 टाइम गया, 3.2 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 इंटू 32 64, 4 और 6 इंटू 6 और 9, तो 4 12, 1024 अराउंड कुछ आ रहा है, 1024 इंटू 1024 का आधा कितना होता है, 512, तो इसको कर लेते हैं कितना, 1024 और इसमें 512 आ जाएगा। चलो एक बार इसको 5 से मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, 1024 को इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि अभी 5 बढ़ा हुआ है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 20 कैरी 2 10 और 12 कैरी 1 1 और 5, तो आ जाएगा 51.20, क्योंकि यह पॉइंट था ना, तो यहाँ पर भी पॉइंट लगेगा और यहाँ पर भी पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर भी पॉइंट आएगा, तो 51.20 ऐसा कितना हो जाएगा, 2 और 8 10 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा और 13 64, ये आ जाएगा 0.64 मीटर। तो ब्रिज कितना गहरा होगा, देखो, द हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द वाटर सरफेस, तो ब्रिज की हाइट कितनी होगी, तो ये कितनी देर गिरी है, ये अपन ने डिस्टेंस निकाली है ना इसकी, यहां से यहां तक एस, या ये 64, और ये पर्सन किस पे खड़ा है, ब्रिज पे खड़ा है, और ये नीचे क्या बह रही है, रिवर, तो रिवर की हाइट कितनी है, ये देखो, रिवर से ब्रिज की हाइट 64 मीटर आई है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, 64 मीटर है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द वाटर सरफेस इज 64, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, और इसी के साथ आज का डिस्कशन यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपने ज्यादातर क्वेश्चन सही किए होंगे और आपका सिलेक्शन हो रहा होगा। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो नर्वस नहीं होना है, लाइफ आगे चलती रहती है, रुकती नहीं है, ठीक है, आपको और भी सारे अटेम्प्ट करने के मौके मिलेंगे, या अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो लाइफ में कहीं ना कहीं आप सेटल हो ही जाओगे, ठीक है, कभी भी कोई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। गीता में भी यही कहा गया है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, तो एक टाइम आपको पता चलेगा कि जो आप मेहनत आपने इस समय की है वो मेहनत आपके कहीं ना कहीं काम आएगी। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, और अच्छे से फ्यूचर डॉक्टर बनना। थैंक यू सो मच गाइज, और इसी के साथ आज का ये डिस्कशन का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।